चल ठीक। तो हमने लास्ट में वहाँ तक देखा था कि 3 बड़े बड़े धर्म युद्ध हुए थे, कब से कब तक के बीच में? 1052। देख कर ही बता दिया करो कि कम से कम याद तो रह जाए एक बार को। फिर 1291, 92, 93, देखो कितना है, 1291। ठीक है, ये भी ध्यान रहना चाहिए कि हमने कहाँ पे लिखा है अपने पेज पे, तो तुरंत देख तो लो जल्दी जल्दी, फिर पता चलिए अब देखने के लिए बोल रहे हैं तब भी 4-5 पन्ने इधर पलटे, फिर पीछे गए, फिर आगे पलटे, फिर पीछे गए कि कहाँ है कहाँ है, फिर दूसरा व्यक्ति आपकी कॉपी में ढूंढ के बता रहा है कि ये लिखा हुआ है, ये बताओ। ठीक, तो इस बार इतने समय के बीच में 3 बड़े बड़े युद्ध हुए थे, धर्म युद्ध। ठीक है, 3 धर्म युद्ध हुए थे। 3 धर्म युद्ध हुए थे, किन किन के बीच में हुए थे? ईसाई, यूरोप की एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में ईसाई, और हाँ इस्लाम। ठीक, मतलब ये समय ऐसा था कि इस्लाम ने अपने आप को इतना विस्तार कर लिया था, हमने बात करी थी ना कि मंगोलों ने और तुर्क ने भी मंगोलों और तुर्क ने भी ये मुस्लिम धर्म को अपना के क्या किया था, फिर इस मुस्लिम धर्म का बहुत प्रसार हो गया था। इन लोगों के पास ही लड़ाकू प्रवृत्ति सब लोग थे, तो बहुत प्रसार हुआ मुस्लिम धर्म का, विश्व में एक बहुत ग्लोबल व्यवस्था के रूप में उभरा था, ये हमने बात कर चुके थे। तो जहाँ इस समय काल में जहाँ इस्लाम इतने तेज़ी से प्रसार कर रहा था, वहीं पर ईसाई शक्ति मतलब सबको हराते हुए चले जा रहे थे अमूमन ये। तो यहाँ पर क्या ईसाई शक्ति जो थी वो इनसे टक्कर से लड़ी थी। तभी हमने देखा था कि ईसाई शक्ति जब इतने टक्कर से इनसे लड़ रही थी, तभी उसमें देखा था कि रोमन शासक जो होते थे, अगर वो जीत के आते थे, बहुत अच्छे अच्छे महान काम करते थे, शालमाम हमने एक नाम पढ़ा था, तब क्या था कि वहाँ के जो चर्च वाले जो पादरी थे, पोप थे, वो क्या करते थे, उपाधि देते थे किसकी? पवित्र रोमन सम्राट की। ठीक है, तो पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि देते थे क्योंकि ये युद्ध में तरीके से उनकी रक्षा करते थे इस्लाम के द्वारा, जो इस्लाम के धर्मांतरण की नीति उन सब से। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब इसी के बाद हमने देखा था कि आधुनिक पश्चिम का युग ऐसे ही स्टार्ट हुआ। आधुनिक पश्चिम का मतलब होता है, हमने बात करी ना यूरोप सेंट्रिक, हम पीछे बात करते थे कि यूरोप के केंद्र में हम कुछ भी पढ़ेंगे। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं सब विश्व का इतिहास, वो क्या सब यूरोप को केंद्र में रख के पढ़ रहे हैं। तो अब हमने देखा था कि ये युद्ध चल रहे थे, तो इसी में हमने देखा था कि अब पीछे हमने देखा था मध्य युग की शुरुआत कैसे हुई थी, किसका पतन हुआ था? जब पश्चिम रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था तब मध्य युग की शुरुआत मानी गई थी, मध्यकालीन यूरोप की शुरुआत मानी गई थी। अब पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन होगा तब आधुनिक की मानी जाएगी। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया। ठीक है, तो आगे चलकर क्या हुआ कि 1453, फिलहाल हेडिंग ये बड़ी सी डलेगी, हेडिंग डालो आधुनिक पश्चिम लिख लो, या फिर बात वही आधुनिक यूरोप। देखिए आधुनिक पश्चिम का उद्भव, पश्चिम है इसमें इसलिए और लिख रहे हैं क्योंकि इसी समय में आते हुए हमने बात करी थी ना कि हमने वर्ल्ड मैप में देखा था कि अमेरिका के देश भी खोज में आने लगेंगे जब वो पतन हो जाएगा। तो फिर क्या पश्चिम अब इतना ही नहीं रह जाएगा। अभी तक हम यूरोप बात कर रहे थे ना, तो यूरोप में हमने देखा था, जैसे वर्ल्ड मैप अगर हमने ऐसे देखा तो हमें पता था ऐसे करके यहाँ पर अगर भारत है तो यूरोप वाला इसका एरिया इतना है ना, ठीक है, ये सब यूरोप का एरिया है। तो यहाँ पर तब तक हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन यूरोप हो गया, फिर मध्यकालीन यूरोप, हमने ऐसे बात कर ली। अब क्या इस काल में क्या 1492 में वो कोलंबस यहाँ पे अमेरिका के वैकल्पिक मार्ग तक पहुँच जाएंगे, और 1498 में फिर यात्राएं मतलब दूसरी यात्राएं खुलने लगेंगी। यहाँ पे कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाएगा, ब्लॉक कर देंगे रास्ता, ये हमने कल देखा था। तो अब यहाँ पे अमेरिका जो महाद्वीप है, जो हमें अभी तक पता नहीं थे, ठीक है, ये भी हमारे संज्ञान में आ गए थे। तब हमने अब ये क्या भारत से सब पश्चिम के एरिया की बात हो रही, सब हमने पीछे पढ़ा था कि भारत से सब पश्चिम में, तो इनको बोलते हैं पाश्चात्य देश और वेस्टर्न कंट्रीज। तो यूरोप को अब ना लेते हुए हमने इसलिए पश्चिम ज़्यादा उचित शब्द रहेगा कि आधुनिक पश्चिम। अब हमें इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल गया, तो इसलिए हम ऐसा बोला करेंगे कि आधुनिक पश्चिम, क्योंकि इन पे भी इनका भी काफ़ी महत्व है इतिहास की हिस्ट्री में, क्योंकि इनकी जब इनको प्राप्ति हुई तो इनमें और ज़्यादा संबल आया
क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे सोने चांदी और ऐसे आलू इनको खाने की समस्या सब हल हो गया था, तो इनको यहाँ पे बहुत फ़ायदा मिला था यूरोप वालों को, जिससे एशिया से व्यापार में भी इनको फ़ायदा मिला था कि एशिया से व्यापार करने में अभी तक एक तरफा व्यापार हो रहा था कि एशिया वालों को ही फ़ायदा हो रहा था, यहाँ से मसाले रेशम वगैरह सब जा रहे थे। ये कुछ मतलब इनकी जो वस्तुएँ हैं, एशिया वालों की जो वस्तुएँ हैं, इनकी तो मांग थी यहाँ पर कि यहाँ के लोग जो इनको तो मांग कर रहे हैं कि वहाँ से मसाले आए, रेशम आए, लेकिन यहाँ के यूरोप की जो वस्तु उनकी मांग नहीं थी एशिया में। अब क्या रहा कि अब जब यहाँ से सोने चांदी धातु और खाने की चीज़ें आलू वगैरह सब मिलने लगे, तंबाकू वगैरह सब यहाँ पे मिलने लगे, तब वो यहाँ पे ये लोग एक्सट्रैक्ट करके अपने यूरोप में ले जाते, तो यहाँ पर भी बेचते थे वो लोग। तो अब क्या व्यापार संतुलन होने लगा, धीरे धीरे इनको फ़ायदा होने लगा यूरोप वाले लोगों को। फिर इन्होंने जब रास्ताएँ खुल गई कि हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, ऐसे चल सकते हैं, यहाँ से इन्होंने यहाँ एक यात्रा करके एक मिला यहाँ पर। फिर और यहाँ पे कनाडा वगैरह ब्रिटिश ने 13 उपनिवेश करीबन यहाँ पे कब्जे में ले लिए, और नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस भी आ गया, पुर्तगाल भी आ गया। तो ऐसे करके बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग भी खोजे, तो व्यापार को भी और प्रोत्साहन मिला, ये चीज़ अच्छी रहा। तो इस वजह से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आधुनिक पश्चिम हमने क्यों लिखा है, पश्चिम समझे अब, अभी तक नहीं समझे थे कि पश्चिम का मतलब इधर थे, इसलिए आधुनिक पश्चिम का उद्भव कैसे होगा। तो वो उसका काल कहाँ से कहाँ तक था, पीछे जो हमने देखा था काल लिखा था हमने मध्यकालीन में 5वीं सदी से 14वीं सदी तक लिखा था ना, और ये मोटा मोटा मान के चलो 14वीं सदी से 18वीं सदी तक, ठीक है। और ये हम बात कर चुके हैं, ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता है कि 14वीं सदी का मतलब क्या, हमने पढ़ा था कि 14वीं सदी का मतलब है 1399, ठीक है, ऐसे पढ़ा था हमने। 14वीं सदी का मतलब 1300 वाला सब खत्म, तो यानी 1399 के बाद 15वीं सदी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे 1400 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने लिखा कि 14वीं सदी, तो हमने लिखा कि 1399 तक वेट करेंगे, चाहे 14वीं सदी में कूदे, मतलब 1400 में कूदे यानी 15वीं सदी में कूदे, तुरंत ही आधुनिक पश्चिम तुरंत ही स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ये लंबा बीच का फेज होता है कि मतलब ऐसे करके बात होती है कि एक कोई काल चल रहा है या मध्यकाल चल रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तो मध्यकाल चल रहा है, क्या पता है यहाँ से ही हमने मान लिया यहाँ से आधुनिक जो विचारधाराएं वो यहाँ से बनने लगी, हल्के 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 कर दे, और यहाँ पे आते आते ज़्यादा प्रखर रूप में सामने आ गई। तब हमने एक मोटा मोटा खांचा खाँच लिया कि भाई यहाँ से हम मानेंगे कि यहाँ से आधुनिक पश्चिम की शुरुआत हो गई, लेकिन उसकी जो उपज है, जो जड़ है, वो पीछे से बन रही होगी कहीं ना कहीं, एक संग तो अचानक से सब कुछ नहीं हो जाएगा ना। तो इस वजह से ध्यान रखना कि हो सकता है पीछे से भी तो कहीं से चलती मिली जुली आती रहेंगी, तो मध्यकाल के दौरान भी बन रही होंगी, ठीक। और जब जहाँ से प्रखर रूप में दिखने लगेंगी, भाई यहाँ से इस साल में से बहुत अच्छे दिखने लगी हैं, तब हमने मोटा मोटा एक खांचा खींच दिया कि ये यहाँ से स्टार्ट माना जाएगा। साहित्य में ऐसा ही होता है, नंबर्स पे बहुत ज़्यादा बिल्ली मत करना कि यहाँ पे 1400 लिखा है, वहाँ पे तो भाई उसमें इतने में 14 से 15 हो गया, बात एक ही लगभग लग रहेगी। 18वीं सदी लिखा, 18वीं सदी का मतलब ही लगभग होता है कि 1700 के सब कुछ हम, लेकिन 1860 में यहाँ पे औद्योगिक क्रांति होगी, तो 1860 में औद्योगिक क्रांति के बाद में माना जाता है कि बहुत प्रखर रूप में आधुनिकता बहुत अच्छे दिख रही थी वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें मोटा मोटा ध्यान रखना कि ये आइडिया है, बस अंदाज़ा कि किस काल में हम लोग किस काल की बात कर रहे हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये हेडिंग हो गई। हमने एक पीछे लिखा था, एक जगह ये लिखा था कि मध्ययुगीन 3 संस्थाएँ, देखा था मध्ययुगीन 3 संस्थाएं हमने पीछे देखी थी कि मध्यकालीन युगीन में 3 संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ सही पहुंच गया, मध्ययुगीन 3 संस्थाएं थी। ये मध्ययुगीन संस्थाएं का मतलब मध्यकालीन की, ठीक है। तो मध्ययुगीन 3 संस्थाएं कौन कौन सी थी? अगर राजनीतिक संरचना की बात करें तो मोटा मोटा एक बता दें, सामंतवाद एक थी उसी में, ठीक, वेरी गुड, पवित्र रोमन साम्राज्य हो गया, हाँ आराम से देख के बताओ, अभी मैं कौन सा देख रहा हूँ ना, यूरोपीय चर्च व्यवस्था। ये ध्यान रख लेना, बहुत अधिक हम लोग नोट नहीं करेंगे, समझते हुए चलेंगे, जहाँ जहाँ नोट करने की आवश्यकता होगी वहाँ कहीं 1-2 लाइन लिखवा दी, वरना अपनी जगह आप छोड़ते रखेंगे, बाद में वीडियो के तौर पे देख लेंगे, कहीं कुछ छूट रहा होगा तो सामंतवाद, पवित्र रोमन साम्राज्य, यूरोपीय चर्च व्यवस्था, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं थी मध्यकालीन यूरोप के टॉप में, यदि मध्ययुगीन बात एक ही होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग शब्द मिलेंगे, मध्यकालीन, मध्ययुगीन, ठीक। जैसे हमने पीछे पढ़ा था एक जगह कि अगर ये कोई सदी है, ठीक है, तो सदी का ये हिस्सा कौन सा कहलाएगा? पूर्वार्ध, देखा था हमने, और ये क्या कहलाएगा? उत्तरार्ध, ठीक है। तो अभी अब मान लो, अब इस पूरे को मैंने इसको कह दिया कि ये है, इसको बोलते हैं मध्यकाल, यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है। ये कोई समय होगा,
कोई भी समय, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था क्या, 5वीं सदी तो लिखा था, 5वीं लिखा था, 14वीं लिखा था, ये तो लिखा था। तो 5वीं और 14वीं सदी के बीच का क्या हो गया, मध्यकाल हो गया। अब मैं इसको भी अगर आधा आधा बांट दूँ तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पूर्व मध्यकाल भी कहीं लिखा होगा तो इसका मतलब समझ लेना कि लगभग लगभग जिसका बीच का हिस्सा हो उससे पहले की इस बात चल रही हो, लगभग लगभग, ये भी नहीं कि बिल्कुल सटीक 5वीं सदी और आधा आधा काटा बिल्कुल बटिया 2 करा। ठीक है, पॉइंट वो ये सब छोड़ दिया। तो पूर्व मध्यकाल, और यहाँ पर क्या होगा, इसे बोलेंगे उत्तर मध्यकाल। ठीक है, ऐसे पूर्व आधुनिक काल भी होगा, उत्तर आधुनिक काल भी होगा, ये ध्यान रखना। और इसको इन्हीं दो से ऐसे करके नाम से भी पुकारा जा सकता है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, प्री और पोस्ट बोलते हैं, ये इसको बोलेंगे प्री, उसको पोस्ट बोलेंगे, यानी कि प्री मीडियन और उसको पोस्ट। तो ये भी ध्यान रखना, ये शब्द आते रहेंगे तो अचानक मैं चाहूँगा ये कौन सा शब्द आ गया, और युग काल बात एक ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो ये 3 संस्था हमने पीछे एक जगह लिखा था कि आगे अगर आधुनिक आना है, आधुनिक युग आना है, तो इन तीनों संस्थाओं का टूटना आवश्यक, हमने एक जगह लिखा था। ठीक है, तो अगर ये सामंतवाद जब तक नहीं टूटेगा, सामंतवाद की मुख्य थे, तो हमने क्या पढ़ी थी पीछे कि परंपरावाद इसमें बहुत हावी था। परंपरावाद जो चला आ रहा है वो सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक, कुलीन वर्गों की बस ऐश थी, खाली कुलीन वर्ग है, राजा इनकी खाली है, जनसामान्य वर्ग बेचारा बीच में पिस रहा था। और हमने देखा था कि 3 इसमें जो अच्छी प्रभुसत्ता, ये पद्धति कैसी थी, प्रभुसत्ता इसमें थी। प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है कि जो लॉर्ड हैं, बैरन हैं, नाइट हैं, वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र थे अपना काम करने के लिए, तो उनकी प्रभुसत्ता उन पर लग रही थी। ठीक, वो अपने मालिक थे। प्रभुसत्ता का मतलब कि इसके प्रभु हमें और हमारी सत्ता है ये। ठीक, दूसरा हमने देखा था इसमें जागीर। जागीर का मतलब वो था कि ऊपर वाला जो भी सामंत होगा, इन सबको क्या बोलते थे, जो हमने लिखे थे, लॉर्ड लिखा था। ठीक, इसको ड्यूक भी बोलते हैं, ये भी हमने लिख पता है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर इसके नीचे कौन, बैरन। ठीक है, और इसके नीचे नाइट। तो हमने देखा ये इन तीनों क्या बोलते हैं, सामंत बोलेंगे। ठीक है, अगर सामंत नाम से भी आ जाए तो सामंत बोलते हैं। तो ये हमने क्या, ऊपर का सामंत नीचे के सामंत को एक भूमि देता था, उसको हम जागीर बोलते थे। ठीक है, फिर नीचे के सामंत क्या करते थे, नीचे के जो सामंत होते थे वो अपनी सैनिक सेवा ऊपर के सामंत को प्रदान करते थे। ठीक है, और फिर क्या है, अगर नीचे के सामंत को कुछ फिर किसी संकट की स्थिति में होते थे तो ऊपर के सामंत जो होता है नीचे के सामंत को संरक्षण भी प्रदान करते थे, एक सुरक्षा प्रदान करते थे, जिसको संरक्षण बोलते हैं। तो ये पद्धति थी, इस पद्धति पर सामंतवाद एक आधारित था। ठीक है, इस पद्धति वाला तो, और उसमें हमने एक चीज़ और भी लिखी थी कि इस टाइम सामंतवाद में एक सामंतवाद का एक आर्थिक पक्ष भी लिखा था। हमने क्या लिखा था कि वो मेनर प्रणाली थी इसमें। ठीक है, लिखा था इसमें मेनर प्रणाली थी। यहाँ पे इसका मतलब क्या था कि कृषि दासता इसमें थी, लिखा था हमने कृषि दासता। तो कृषि दासता का मतलब क्या था कि वहाँ पर कृषि और जो किसान लोग थे, रैयत लोगों, उनको बांध के एक तरीके से जबरदस्ती काम कराया जाता था, मतलब दास बना के कृषि के तौर पर। जैसे भारत में कृषि दासता नहीं थी, दास तो थे भारत में, लेकिन घर के लेवल में, बताया ना, इंडिविजुअली लेवल पे, अलग अलग लेवल पे थे दास थे, लेकिन कृषि के तौर पे दास नहीं थे, क्योंकि हमारे भारत में क्या थी, भूमि बहुत उपजाऊ थी और जनसंख्या भी ज़्यादा थी। यहाँ पे जनसंख्या भी उस टाइम कम थी और भूमि भी उपजाऊ नहीं थी, तो जबरन पकड़ के भूमि को उपजाऊ कराना पड़ता था। इसलिए हमने देखा, वो मेरे प्रणाली में क्या देखा था कि भाई वो 3 दिन तो अपने लिए काम कर लें, खेती कर लें, उसके बाद में 4 दिन, और 4 दिन भी बेकार मुफ्त में। 4 दिन का कोई पैसा नहीं मिलेगा उन्हें कि आप 4 दिन यहाँ काम कर रहे हो, तो वो खेती करो, हमारे लिए कुछ दो, और जो अपने यहाँ करोगे उसमें से भी कुछ हमें दो। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो मेरा प्रणाली एक आर्थिक पक्ष ही उभर के आएगा, यानी कि आर्थिक पक्ष के रूप में। और इसको हमने क्या लिखा था, गिल्ड प्रणाली के नाम से भी लिखा था ना, गिल्ड लिखा था, गिल्ड प्रणाली ऐसे करे कुछ, इसको गिल्ड प्रणाली भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसी में हम देखेंगे कि आधुनिक में कहते हैं गिल्ड प्रणाली की जगह कौन ले लेगा, गिल्ड प्रणाली की जगह ले लेगा पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक है, पुटिंग आउट, पुटिंग आउट या इसी को घरेलू पद्धति बोलते हैं। मतलब क्या है, पहले चलती थी गिल्ड प्रणाली, अब इसी में ये पुटिंग आउट सिस्टम आ जाएगा, घरेलू पद्धति आ जाएगी, ये आधुनिक वाले में आ जाएगी। ठीक है, आधुनिक युग में ये स्टार्ट हो जाएगा। और जब आधुनिक युग के बाद और देखेंगे तब एक सिस्टम आ जाता क्या, फैक्ट्री प्रणाली। हमें पता है ना, फैक्ट्री पता है, तो फैक्ट्री प्रणाली आ जाएगी। अभी चैन समझना है आपको, अब जिम्मेदारी आप पे, जहाँ जरूरी चीज़ होगी लिखवा देंगे, लेकिन ये समझते रहना कि क्या है कि जो मेनर प्रणाली थी, ऐसी गिल्ड प्रणाली का मतलब क्या है, गिल्ड प्रणाली का मैं समझो कि यहाँ पर क्या है, मतलब बहुत सारे शिल्पियों को मिला के एक जगह रख देते थे, उनसे कुछ बनवाया जाता था, फिर बेचा जाता था, ऐसा काम करा जाता।
बहुत सारे शिल्पियों को इकट्ठा करे थे, कृषि दास्ता में बहुत सारे इकट्ठे कृषि करे, वहाँ खेती करवाई, तब किसी को कुछ दिया तो दिया ऐसे करके। उस टाइम उतना व्यापार उतना आगे भी नहीं था। तो गिल्ड प्रणाली में ऐसे ही शिल्प लोग जो थे, शिल्पी लोग, वो सब जगह इकट्ठे होकर फिर कुछ बनाते थे। फिर उसका अभी उस टाइम वस्तुओं की इतनी मांग भी नहीं थी, किसी ने कुछ बनाया, कुर्सी बनाई, कुछ चेयर बनाई, पेन बनाया, कुछ बनाया, कपड़े बनाए, इतनी मांग नहीं थी क्योंकि इतने लोगों के पास पैसा नहीं था उस हिसाब से, तो इतनी मांग नहीं थी गिल्ड प्रणाली के समय। गिल्ड प्रणाली का टाइम ही ये आधुनिक आया, ये उत्तर आधुनिक मतलब आधुनिक के बाद, ठीक, उत्तर आधुनिक मान लो, ये आधुनिक के बाद, ठीक, ध्यान आधुनिक युग में ऐसा रहा। और ये हमने ये वाली कब की बात चल रही है गिल्ड प्रणाली की, ये मध्य की बात चल रही, ठीक है, मध्यकाल के आसपास ऐसा था, मध्यकाल के आसपास ऐसा था। तो गिल्ड प्रणाली का मतलब क्या कर रहे हैं कि आर्थिक पक्ष की बात कर रहे हैं कि सामंतवाद के टाइम पे या मध्ययुगीन के टाइम पे आर्थिक पक्ष क्या था, ये तो था सामाजिक तौर पे क्या स्थिति थी, समाज में क्या स्थिति थी। अब आर्थिक तौर पे जहाँ पैसे उसे के साथ बात चल रहा है, जहाँ पे उसमें क्या स्थिति है, अर्थ, यानी कि अर्थ का मतलब होता है थोड़ा पैसा, तो उस टाइम क्या स्थिति थी। तो गिल्ड प्रणाली थी, बहुत सारे शिल्पी एक जगह मिलकर काम करते थे और वो फिर जिस टाइम वस्तु की इतनी मांग नहीं थी, जब मांग होती थी तो उसको बेचा जाता था। पुटिंग आउट का काम क्या हो गया, अब क्या हो गया, हम इसमें देखेंगे कि आगे जब सामंतवाद टूटेगा तो पूंजीवाद आएगा, पूंजीवाद आएगा तो लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा हाथ में आएगा, तो आगे उससे थोड़ी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जब चीज़ों की मांग बढ़ेगी तो चाहेंगे कि ज़्यादा बने भी वस्तुएं। अब क्या होगा, इसका मतलब घरेलू पद्धति आ गई है, पुटिंग आउट सिस्टम भी बोलते थे, पुटिंग आउट पद्धति बात की, ठीक है, पुटिंग आउट पद्धति, पुटिंग आउट सिस्टम, तो घरेलू पद्धति ये हो गई। तो घरेलू पद्धति का मतलब क्या हो गया, घरेलू पद्धति का मतलब ये हो गया कि अब जो जिसको भी जो मांग होती थी वस्तु की, वो शिल्पी के घर जाता था, शिल्पकार के घर जाता था और उसको एक अग्रिम राशि दे देता था, एडवांस पैसे दे देता था कि भैया हमें ये उत्पादन यानी कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, आप हमें बता दी, एडवांस पैसे दे देता है और कोई फिक्स डेट होती थी कि इस दिन आके हम पूरा पैसा दे के और अपना सामान उठा लेंगे आपसे। ये हो गई घरेलू पद्धति। अब घर घर लोग जाके अपने शिल्पी अलग अलग हो गए, वो अलग अपना काम करने लगे, वो अलग अपना काम करने लगे। अभी क्या था, सब मिलके काम कर रहे थे। ये चीज़ समझते रहना जरूरी है क्योंकि हमें ढंग में आर्थिक पक्ष भी समझना है, सामाजिक पक्ष भी समझना है और राजनीतिक पक्ष भी समझना है, हर पहलू हर काल का, कि राजनीतिक तौर पर वहाँ क्या बदलाव हो रहे थे, सामाजिक तौर पर क्या बदलाव हो रहे थे, आर्थिक तौर पर क्या बदलाव हो रहे थे। और वैचारिक तो बीच में देखते रहेंगे, कभी कोई विचार नया उत्पन्न होता है तो वैचारिक परिवर्तन भी एक परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो पुटिंग आउट में समझ में आया कि पुटिंग आउट में क्या हो गया, अब जो जिसको जिस वस्तु की मांग होती थी वो उसके घर तक जाके, शिल्पी के पास जाके एक अग्रिम राशि दे देता, एडवांस दे देता था और एडवांस देने के बाद एक कोई फिक्स डेट में जाके अपना बचा हुआ एडवांस दे के, बचा हुआ पैसा दे के और वो अपना उत्पादन या फिर प्रोडक्ट अपना जो उसने कहा वो उठा लेता था। याद रखो, फिर इसके बाद फैक्ट्री प्रणाली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी बहुत बड़ी बड़ी। अब तो कुछ नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेंगी, उसके नीचे व्यापारी होंगे, उनको व्यापारी को सामान दिया जाएगा, व्यापारी लोकल लेवल पे जाके बेचेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है, अभी तक फैक्ट्री नहीं, तो इसलिए बोला गया था कि ये वाला है जो पुटिंग आउट सिस्टम है, ये क्या है, गिल्ड प्रणाली और फैक्ट्री प्रणाली के बीच में एक क्या ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, ये ट्रांजिशन फेज आया, ट्रांजिशन फेज है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये बीच में आया, ठीक है, ये यानी इसका काम था बीच में कुछ थोड़ा ट्रांजिशन कर दिया। ट्रांजिशन जैसे आजकल वीडियोस वगैरह बनती कि यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचे, तो यहाँ से वहाँ इसके ज़रिए से ऐसे करके पहुँचे, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली कहाँ पहुँचना था, यहाँ पहुँचना है कि आज फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, लेकिन बीच में एक ये सिस्टम भी आया कि घर घर जाके भी पहले काम होता था कि किसी घर चले गए। अब जैसे पहले किसी को जूता चाहिए तो मोची घर डायरेक्टली पहुँच गए, कि पहुँचे घर में और आपसे कह दिए जूता बनाइए, आपको पैसे दे दिए और वो पैसे बाद में एडवांस के बाद में जो एडवांस डेट फिक्स करी उसको बाद का पूरा पैसा दे के अपना जूते उठा लिए। अब क्या है, जूते फैक्ट्री बनेंगे, फिर वो किसी दुकान पे जाएंगे, है ना, ऐसे काम होगा। फैक्ट्रियाँ स्थापित होगी बड़े बड़े चीज़ों के लिए, ये बात समझ में आ रही है। तो ये आर्थिक पक्ष हुआ, सामंतवाद में हम ऐसे कर रहे थे। फिर हमने देखा कि पवित्र रोमन साम्राज्य है, ठीक है, बाद देखो पवित्र रोमन साम्राज्य में भी हमें पता चल गया कि भैया इसमें क्या था कि शासक जो होते थे, तो शासक वो उसमें होते थे, पवित्र रोमन साम्राज्य में शासक अपने तौर पे अपना काम करते थे। तो इसमें शासक, बड़े बड़े जो शासक थे कि ऐसे शालमा एक नाम था, शालमा नाम के शासक थे, हमने पढ़ा था। तो पवित्र रोमन साम्राज्य में जो शासक जो हुआ करते थे वो क्या थे, चर्च से थोड़ा सा उसमें उनकी व्यवस्था रहती, चर्च से थोड़ा सा उनके द्वंद्व रहता था चर्च सिस्टम से, कि चर्च सिस्टम अपनी चलाना चाहता था और पवित्र रोमन साम्राज्य अपनी चलाना चाहते थे एक हिसाब से। फिर बाद में क्या था, जब इस्लामी शक्तियों के आक्रमण हुए तब ये दोनों आपस में जुड़ गए, हमने देखा था सब,
ठीक है, इस्लामी शक्ति जब आपस में बढ़ गए तो सामंतवाद में ऐसा था, उसके पक्ष ये हमने देखे आर्थिक पक्ष हुए। तो पवित्र रोमन साम्राज्य का मतलब समझोगे कि ये जो रोमन साम्राज्य है, अब सामंतवाद में इसमें जो राजा हुआ था वो क्या हो गया था, राजा नाम मात्र का। हमने देखा था, नहीं देखा था, तो राजा नाम मात्र का रह गया था किसमें, पवित्र रोमन साम्राज्य में। राजा तो यहीं से बनेगा, यहाँ से राजा नहीं होगा, ना यहाँ से होगा, तो ये नाम मात्र का राजा रह गया था पवित्र रोमन साम्राज्य में। तो इस राजा को अपनी इच्छाएं थी कि भाई हम तो नाम मात्र के रह गए, हम न जन सामान्य पर कोई अपनी रूल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो राजा था वो, इसके नीचे जो कुलीन वर्ग थे यानी कि जो सामंत लोग थे, राजा का सामंत लोगों से वैर था एक तरीके से, कि ये जो कुलीन लोग हैं, ये सामंत लोग हैं, कुलीन वर्ग बैठा हुआ है, ये मुझे, मैंने बताया ना कि राजा के बीच, राजा और प्रजा के बीच में, ये लिखा था हम लोगों ने, राजा और प्रजा के बीच में मध्यस्थ आ गए, बिचौली आ गए, हमने देखा था। तो राजा को नाम मात्र रह गया, अब प्रजा के ऊपर तो ये लोग रूल कर रहे हैं, ये इसके ऊपर ही, इसके ऊपर ही, इनके ऊपर तो बस नाम मात्र की बात आ गई, भाई आप तो खाली बैठे रहो ऊपर, इनका कोई रोल ही नहीं बचा। तो इनको इनसे थोड़ी सी बैर भी थी कि भैया ये हटें तो कैसे करके मेरा अपना काम जब मेरा हाथ पैर आ गया है, मैं भी अपना रूल चलाऊं। तो राजा को, अभी ये राजा की भी स्थिति ये भी बिगड़नी चाहिए, पवित्र रोमन साम्राज्य, इस संस्था में भी कुछ ना कुछ हलचल होनी चाहिए, तभी आगे आधुनिकता आ पाएगी। यूरोपीय चर्च व्यवस्था में ये देखा था कि यूरोपीय चर्च व्यवस्था में क्या था कि रोम के जो पोप होते थे, पोप नहीं है ना, पोप सबसे ऊपर बैठते थे, ध्यान रखना, पोप बिल्कुल सबसे ऊपर बैठते थे, सबसे उनका जो एक हमने देखा था, इनके हेडक्वार्टर कहाँ होता था, रोम में हेडक्वार्टर होता था, ठीक। और रोम में जब हेडक्वार्टर होता तो अलग अलग शाखाएं थी बनी हुई, ठीक ना, तो अलग अलग चर्च में अलग अलग पादरी बैठते थे। तो पोप जो कह देते थे बस वही माना जाता था। तो हमने एक बात करी थी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह देता कि नहीं पृथ्वी नहीं घूम, पृथ्वी सूरज उन्होंने कहा सूरज चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो उन्होंने कहा, पोप ने ऐसा कहा कि सूरज चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी रुकी हुई है। अगर कोई कह देता था नहीं पृथ्वी घूम रही है, सूरज रुका हुआ है, तो ये पोप क्या करते थे, उसको मतलब दंड देते थे। और दंड कैसा, ऐसा वैसा नहीं कि भाई आपको फाइन देना है, ऐसा कुछ करना, सीधे मृत्युदंड, ठीक। और मृत्युदंड में, और ऐसे भी मृत्युदंड नहीं कि चुपके से कोने में ले जाके मार दिया, मृत्युदंड का मतलब बिल्कुल बीच चौराहे पे सबके सामने सबको दिखाते हुए उसको जलाया जाता था। गिलोटिन जैसी व्यवस्था हमने बताई थी कि सिर काट दिया जाता था। तो ऐसे दिखा के बताया जाता था कि अगली बार कोई हिम्मत ना कर पाए, जो हमने व्यवस्था स्थापित कर दी है, जो हमने रूल बना दी हैं, उनके रूल के खिलाफ कोई जा नहीं पाए। तो ऐसे करके हमने देखा था कि जदार्नो ब्रूनो नाम के व्यक्ति थे, ये भी देखा था ना हमने, जदार्नो ब्रूनो ऐसे इनका नाम था। इसके बाद कोपरनिकस भी आए थे, कोपरनिकस और गैलीलियो, ये ऐसे व्यक्ति हैं, गैलीलियो, ठीक। तो ये जो थे जदार्नो ब्रूनो, तो जदार्नो ब्रूनो तो बेचारे, ठीक, उनको तो जला दिया गया था, उनको तो मार दिया इन्होंने, कहा था। यूरोपीय चर्च व्यवस्था में पोप क्या कहते थे, दो वर्ड लिखो, जियोसेंट्रिक, ये बोलते थे जियोसेंट्रिक, व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे व्यू ऑफ द वर्ल्ड। वो लोग सब हिंदी में बात नहीं करते, अंग्रेजी में बात करते ना। जियोसेंट्रिक, इनका कहने का मतलब था कि पृथ्वी क्या रुकी हुई है, सूरज घूम रहा है। जियो मतलब वही पृथ्वी, भू वो सेंटर में है और सूरज घूम रहा है। तो ये कौन कहते थे, पोप वाले लोग, ठीक। अब ये लोग क्या कहते थे, इनके वर्सेस चलता था इनसे, ये लोग क्या कहते थे, हेलियोसेंट्रिक, ठीक, हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि ये जो लोग थे ये भी बल देते थे कि पृथ्वी नहीं घूम रही है, सॉरी पृथ्वी नहीं रुकी हुई है, पृथ्वी घूम रही है, सूरज वहाँ पे एक जगह रुका हुआ है। हालांकि फिर आगे और शोध हुए, हमने भी देखा है कि सूरज भी चक्कर लगाता है, लेकिन तब तक तो इतनी बात पता चली थी कि जो इनका जो खंडन कर रहे थे, जो पुरानी मान्यताएं चली आ रही थी, जो परंपरावाद चला आ रहा था, वो यही था। उन्होंने कह रखा था कि भैया नहीं, पृथ्वी जो है वो रुकी हुई है, सूरज चारों तरफ घूम रहा है, अगर इसको कोई ऐसे बोलेगा तो हम उनको मृत्युदंड देंगे। तो ये जो व्यवस्था थी ये टूटने जरूर थी, टूटना चाहिए था इसको। तो इसको भी देखेंगे, हमने बताया था कि मार्टिन लूथर नाम के पादरी थे, जर्मन के पादरी, उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया था और उनका प्रयास थोड़ा सफल हुआ था। तो ये बात समझ में आ रही है। तो ये संस्थाएं इतनी टूटनी थी, तब जाके आधुनिक पश्चिम का उद्भव हुआ। ये हमने पीछे पढ़ा था कि मध्ययुगीन जो 3 संस्थाएं थी, ये पीछे लिखा था कि जब तक ये तीनों में टूटन नहीं होगी तब तक आधुनिक पश्चिम का युग संभव नहीं हो पाएगा आगे। ये बात समझ में आ रही है। और इसका काल कहाँ से 14वीं से 18वीं सदी तक हो गया था, ठीक। तो इसमें अब हम समझेंगे कि अब एक चीज़ समझना कि कोई भी चेंज जब होता है समाज में तो वो चेंज कैसे होता है वो भी समझ लो, तब धीरे धीरे अभी चीज़ें क्लियर होंगी। और जहाँ थोड़ा सा लिखना होगा वहाँ लिखवा देंगे।
ये जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा आ जाता है कि हाँ ये क्या है जियोसेंट्रिक, तो जियोसेंट्रिक का मतलब, और ये कौन बोलते थे, तो पोप वाले लोग बोलते थे। हालांकि लिखा उनके अभी भी बाइबल वगैरह वही सब कुछ है, ठीक है, लेकिन अब इतने ज़्यादा शोध हो गए, इतने ज़्यादा फ्रीडम हो गई है, तो आपको टाल तो सकते नहीं है। लिखा अभी भी वही है, वो लोग वही मानते हैं, ईसाई पंथ वगैरह उनकी किताबों में वही लिखा हुआ है, लेकिन सब इतनी वैज्ञानिकता शोध होगी, अब तो कोई भी नहीं बोल सकता कि भैया सूरज चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी रुकी हुई है बीच में, ऐसा नहीं है, अब तो सब कुछ दिख रहा है, लोग तो हो भी आए हैं बाहर, है ना, ब्रह्मांड में हो तक आए, तो लेकिन लिखा उनके में भी वो चेंज नहीं कर रहे हैं कि भैया हम चेंज कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हमने देखा कि एक चीज़ समझेंगे कि आधुनिक पश्चिम, धीरे धीरे हम अभी आधुनिकता की तरफ बढ़ना है, तो कुछ टर्म्स हैं वो सब समझते रहो। ये चीज़ ऐसी है कि अगर कोई भी आर्थिक पक्ष होता है अगर, ठीक, तो आर्थिक पक्ष में उसमें परिवर्तन होगा, आर्थिक परिवर्तन होगा, मतलब जहाँ समाज है उस समाज में क्या होगा कि आर्थिक तौर पे कुछ बदलाव होगा। आर्थिक तौर पे बदलाव कैसे, हमने पीछे देखा था, अभी कृषि दास्ता चल रही थी, फिर हमने देखा था कौन सी प्रणाली आ गई, पुटिंग आउट प्रणाली, और उसको क्या बोलते हैं घरेलू पद्धति, फिर हमने देखा फैक्ट्री प्रणाली, यानी कि थोड़ा सा अर्थ में कुछ चेंज आया, अर्थ में परिवर्तन आएगा तो एक नया समाज वर्ग आ जाएगा, ठीक है, सामाजिक वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्थिक परिवर्तन हुआ तो उसने किसको प्रोत्साहन दिया, सामाजिक वर्ग में, यानी कि जब अर्थ में कुछ चेंज होगा तो एक नया तबका बनेगा, जैसे हमने इसमें देखेंगे, इस आधुनिक पक्ष में एक मध्य वर्ग निकल के आएगा। अभी तक क्या था कि एक राजा था, कुलीन वर्ग था, मतलब मध्य समाज में कौन कौन से, कुलीन वर्ग था एक, ठीक, पादरी वर्ग उसके ऊपर था, ये पता है ना, और एक नीचे कौन सा था, जन सामान्य, ये ध्यान रखो, जन सामान्य, ये मध्य में, हाँ कुलीन वर्ग में तो वो अलग था, कुलीन वाले वो लोग हैं, सामंत वाले लोग सब ठीक, लेकिन पादरी वर्ग ऊपर, उसके कुलीन, ये जन सामान्य, ये तीन हमने देखे थे। तो अब क्या था कि अब इसमें एक मध्य वर्ग का भी जन्म हो जाएगा, जो जन सामान्य से ऊपर उठ के होगा, कुलीन वर्ग से नीचे होगा, व्यापारी वर्ग और मध्य वर्ग आ जाएंगे, ठीक है, मध्य वर्ग का उद्भव हो जाएगा इसमें, ये ध्यान रखना, इसमें आधुनिक पक्ष में। तो यहाँ पर क्या बात हुई कि आर्थिक परिवर्तन होगा, आर्थिक परिवर्तन कैसे होगा, वही व्यापार से होगा, व्यापार के रास्ते खुलेंगे, व्यापार होगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो एक सामाजिक वर्ग अपनी अपनी, इनका कुछ मध्य वर्ग जो होगा, इनका कुछ अलग दिमाग चलेगा, और इनका दिमाग अच्छा चलने लगा, उस टाइम पैसे इनके पास ज़्यादा होने लगे, तो जिसके पास पैसा, पावर शक्ति होने लगी, तो उसका विचार ज़्यादा प्रभावी माना गया, तो सामाजिक वर्ग का परिवर्तन हुआ, नया समाज में एक वर्ग बना। सामाजिक वर्ग जब परिवर्तन होगा तो सामाजिक वर्ग अपने ही हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा क्या, राजा भी, तो राजनीतिक परिवर्तन भी होगा उसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है, वो राजनीतिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देगा, कौन, हाँ, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन से राजनीतिक परिवर्तन होगा, इसी के बीच में एक पक्ष आ जाता है वैचारिक परिवर्तन, ठीक है, ये बीच में आता है वैचारिक परिवर्तन। अभी समझ में नहीं आ रहा वो लिखे करके कैसे, है ना, कि ऐसे से ये बीच में इस डॉट डॉट का मतलब होता है कि मतलब वैचारिक परिवर्तन कोई ऐसा नहीं बड़ा लेवल पे देखा जाएगा, जैसे आर्थिक पक्ष में देखा कि आपने देखा कि भाई कुछ लोगों के पास अधिक पैसा आ गया, वो आपको दिखेगा, सामाजिक वर्ग में आपको बदलाव दिखेगा कि एक नए तबके के लोग आ गए, अभी तक इतने गरीब दिखते थे, इतने अमीर दिखते थे, बीच में एक अलग तबका दिखला, मिडिल क्लास भी दिखने लगा हमें, लेकिन वैचारिक परिवर्तन हमें दिखेगा थोड़ी ना, किसी को दिमागों की अलग अलग स्थितियाँ, जब बहुत रूप के उसके विचार को बहुत ठीक से मतलब परोसा जाएगा, बाहर आउटपुट निकाला जाएगा, किसी ने विचार में कुछ बनाया तो फैक्ट्री वगैरह बनी, तब हमें दिखेगा, लेकिन तब भी हम उसको वैचारिकता को नहीं देख पाएंगे। तो वैचारिक परिवर्तन इसलिए बीच में ऐसा कोई लिखने वाला टर्म नहीं, लेकिन आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, इसी के बीच में वैचारिक परिवर्तन ही होगा, इसी वजह से राजनीतिक परिवर्तन भी चेंज आएगा। ये चीज़ समझ रहे हो आप, समझ रहे हो भाई, ठीक है, बड़े शांत रह रहे। तो ये यानी कि राजनीतिक परिवर्तन होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। इसी राजनीतिक परिवर्तन का क्या होगा, अब ये राजनीतिक परिवर्तन अपने हिसाब से जो व्यापार की गतिविधियाँ होंगी उसके साम्राज्य में, राजनीतिक का परिवर्तन मतलब राजा के हिसाब से चीज़ें होंगी, अब वो राजा के हिसाब से चलने लगेंगे। अब राजा के हिसाब से क्या चलेंगे वो हम लोग देखेंगे कि मध्य वर्ग अपने हिसाब से इनको, क्योंकि इनके पास थोड़ा पैसा होगा तो अपने हिसाब से इनसे डील नहीं करेंगे कुछ, तो ये उसी हिसाब से अपने देश में, साम्राज्य में आर्थिक नीतियाँ बनाएंगे कि भाई इससे व्यापार करना चाहिए, इस देश से व्यापार नहीं करना चाहिए, ऐसा बेचना चाहिए, वैसा बेचना चाहिए, इस वाले जो उपनिवेश है जो हमने यहाँ पे इस देश पे कब्जा किया, इसमें से ये धातु यहाँ से निकाल लो, वहाँ से वहाँ बेच दो, तो इसके हिसाब से आर्थिक परिवर्तन होगा, चेंज। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके सीढ़ी चलती रहती है कि आर्थिक परिवर्तन से सामाजिक वर्ग में कुछ परिवर्तन होगा, सामाजिक वर्ग परिवर्तन उसमें कुछ वैचारिकता नहीं आएगी, वैचारिकता नहीं आएगी तो वो राजनीतिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देगी, राजनीतिक परिवर्तन आगे आर्थिक परिवर्तन को फिर से प्रोत्साहन देगा, ऐसे करके एक साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। इससे क्या समाज में एक चीज़ नहीं बनी रहेगी, काल चेंज होते रहेंगे अलग अलग तौर पे, और ये होना ज़रूरी था।
तो अब हम ये देखेंगे कि आया कैसे ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ये साइकिल समझ में आई। और ये समझा वैचारिक परिवर्तन का मतलब क्या, कि ये जो लोग आएंगे इनका एक नया दिमाग होगा, नए विचार रखेंगे, तो जो पुराना विचार कमज़ोर पड़ेगा, नया विचार ज़्यादा हावी पड़ेगा, अगर नया विचार में दम है तो ठीक, और अगर जनसंख्या में अधिक है तो और उनके हिसाब से ताकत पड़ेगी। तो मध्य वर्ग एक अच्छा खासा वर्ग उभर के आया, इसी के संग व्यापारी वर्ग भी जुड़ गया। तो इस वजह से वैचारिक परिवर्तन ने राजनीतिक परिवर्तन को भी प्रोत्साहन दिया। मतलब हम देखते कि जब बहुत बड़े बड़े अमीर आदमी होते हैं, जो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो थोड़ा सा स्टेट की पॉलिटिक्स को भी थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं। तो इस वजह से क्या है कि जो व्यापारी वर्ग और मध्य वर्ग था, वो राजनीतिक परिवर्तन को भी थोड़ा सा उसमें बदलाव देगा तभी। और राजनीतिक परिवर्तन अपने हिसाब से ही राजनीतिक जो होंगे वो अपने हिसाब से आर्थिक नीतियाँ भी उसी हिसाब से बनाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई इतनी, भूलना नहीं है कुछ। अभी आधुनिक पश्चिम हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे करके। अब इसी में यह ध्यान रखो कि हमने पीछे देखा था कि वो 3 संस्थाएं टूटनी हैं, अब वो कैसे टूटेंगी वो ध्यान रखेंगे। और 3 टर्म आएंगी वो समझ लेंगे। फिर एक जगह थोड़ा सा मैं सीरीज़ बनवा दूंगा लिखने की, मैं हेडिंग डलवा दूंगा, उसके पीछे एक एक लाइन बोल दूंगा, बाद में थोड़ी थोड़ी लाइन छोड़ देना, फिर अपने आप समझ जाओगे कि लिखना क्या है। अभी तक जो बोल रहे हैं बस वो ध्यान से समझते रहना। इसी में क्या होगा, पुनर्जागरण आएगा। अभी हमने बात करी थी पुनर्जागरण, ठीक। ये समझते रहना कि पुनर्जागरण का मतलब क्या था। मैंने पीछे बताया था कि मध्यकाल में थोड़ा सा जब टाइम ऐसा आया था कि हमने शुरू वाले सबसे पहली क्लास में देखा था कि हाँ एक थोड़ा सा बीच में क्या बढ़ोतरी ज़्यादा हुई, फिर बीच में कुछ टाइम तक ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई उस मध्यकाल में। तो उसको हमने बोलें कि अंधकार का युग बोलिए। साहित्यिक लेवल पे, संगीत लेवल, चित्रकला के लेवल पे कोई भी किसी प्रकार की तरक्की नहीं हो रही, तो हमने बोल दिया उसको कि वो सोया युग माना गया, अंधकार का युग माना गया। अब हमने देखा कि अब जब आधुनिक आएगा, गैलीलियो, कोपरनिकस और उसके बाद में न्यूटन, ये सब लोग ज़्यादा निखर के लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, तब क्या, क्योंकि उनके नए नए विचार होंगे, वैज्ञानिक अन्वेषण होंगे, और वैज्ञानिक जो इन्वेंशन होंगे, नए नए खोजें होंगी। तो उसके हिसाब से क्या अब करेंगे कि यूरोप फिर से जग गया, ठीक है, यानी कि यूरोप फिर से जग गया, तो पुनः जागरण हो गया उसका। इंडिया में भी ऐसे टर्म आता है कि इंडिया में बोलते हैं कि एक टाइम तक लिए इंडिया थोड़ा सा बीच में सो गया था, लेकिन पुनर्जागरण हम लोग इंडिया में नहीं बोलते उसको क्या बोलते हैं, हमने बाद में बात करी थी इस टाइम अगली वाले पिछले क्लास में कि आगे समझेंगे, उसको नवजागरण वाला टर्म बोल देते हैं। कि हम लोग बीच में सोए नहीं थे कभी, हम लोग नई तरीके से जगे हैं, एक तरीके ये बोलते हैं, नवजागरण बोलते हैं। वो लोग यूरोप के लोग वो भी बोलते हैं कि आपका ही पुनर्जागरण है, लेकिन हम लोग क्या बोल थोड़ा बचना चाहते हैं कि हम सोए कभी नहीं है, बस हम नई तरीके से जगे, हम जगे हुए भी थे लेकिन अब थोड़ा और नए तरीके से जगे। इंडिया में नवजागरण इसमें बोला जाता है, और काल दोनों के अलग अलग हैं। इसमें कहाँ स्टार्ट हुआ, तो इसको इंग्लिश में पुनर्जागरण क्या बोलते हैं, रेनेसा। ये मैंने उस टाइम बात करी थी, REANAISSANC, इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है, ध्यान रखना। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, रेनेसा, रेनेसा ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। तो रेनेसा भी करके कोई बोल देगा, तो रेनेसा का मतलब क्या हो गया, पुनर्जागरण। स्पेलिंग ये है, ध्यान रखना, थोड़ी सी पेचीदा स्पेलिंग है। पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ कि फिर से वो उसमें यूरोप में नई नई वैज्ञानिक अन्वेषण होने लगे, आने लगा, तो पुनर्जागरण। और फिर इसी के संग इसी के समानांतर चलेगा, ठीक है। अगर मैं नीचे एरो मार रहा हूँ उसके बाद नहीं यार, इसी के समानांतर लिख लो, यहीं पे लिख देता हूँ समानांतर। समानांतर का मतलब समझते हो, पैरेलल, ठीक, समानांतर यानी कि पैरेलल। जब ये हो रहा था पुनर्जागरण हो रहा था, तभी क्या एक धर्म सुधार आंदोलन चला। इसी धर्म सुधार आंदोलन में वो यूरोपीय चर्च व्यवस्था है वो टूटेगी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट नाम से दो हमने देखे थे आंदोलन। तो धर्म सुधार आंदोलन इसी के संग संग चल रहा है, ठीक। वही प्रोत्साहन देगा कि व्यावसायिक क्रांति होगी, व्यावसायिक क्रांति। ये चीज़ तो इतनी समझ में आ रही है कि क्या था। हमने अभी तक इतना ही देखा कि 3 धर्म युद्ध हुए, क्रूसेड हुए, ठीक। उस क्रूसेड के बाद में क्या देखा हमने कि पुनर्जागरण होगा। पुनर्जागरण क्या, अभी धर्म युद्ध के टाइम में क्या हो गया, जब युद्ध चल रहे थे तो युद्ध में देखा ना कुछ होता नहीं, कोई प्रोग्रेस, युद्ध पे ध्यान रहता है। तो युद्ध पे जब ध्यान रह रहा है वैसे करके, तो कोई तरक्की किसी प्रकार की नहीं। तो अब तरक्की, अब युद्ध से थोड़ी शांति मिली, वैकल्पिक मार्ग खोजे गए, इधर कुस्तुनतुनिया में जब पतन हुए सब खोजे गए, तो पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण समांतर एक आंदोलन चल रहा था, धर्म सुधार आंदोलन बोलते हैं इसे, और व्यावसायिक क्रांति हुई इसके बाद में। तो व्यावसायिक क्रांति जब हुई, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा। तो व्यावसायिक क्रांति ने चेंज डाला, तो हमने देखा एक व्यापारिक वर्ग उभर के आया, और उसका नाम आया, उसके शुरू में उसका नाम क्या बोला गया, मध्य वर्ग। तो मध्य वर्ग ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया, उसने वैचारिक परिवर्तन लाया, उसने राजनीतिक परिवर्तन लाया, आर्थिक परिवर्तन हुआ। ये सब समझ में आ रहा है। ये व्यावसायिक क्रांति का मतलब क्या, व्यवसाय होने लगा, तो यानी कि आर्थिक तौर पर कुछ बदलाव हुआ। तो आर्थिक परिवर्तन हुआ सबसे पहले, उसके बाद फिर उसके बाद
उसके बाद समझ में आया पीछे वाला डायग्राम अभी आएगा। चलो तो ये रेनेसांस लिख लिया। अब एक टर्म और आएगी इसके बाद, व्यावसायिक क्रांति के बाद ही अगर बताएं तो उसके बाद आएगा कि व्यावसायिक क्रांति जहाँ लिखा उसी का अगर नीचे लिखा हो तो ये लिख लो, उसी के नीचे व्यावसायिक क्रांति के बाद वाणिज्यवाद। ये क्रांति है, ध्यान रखना। एक क्रांति जैसे वो हुई थी पीछे, कौन सी सबसे पहली क्रांति कौन सी हुई थी? हाँ, मतलब क्रांति का मतलब होता है कि बहुत बड़ा चेंज हो जाना। तो ये बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा इससे, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो चेंज नहीं होता। तो ये वाणिज्यवाद आएगा, ठीक। और वाणिज्यवाद भी देखेंगे, वाणिज्यवाद क्या है, व्यवसायिक क्रांति का, ये समझेंगे। ये चीज़ इतनी समझ में आई। और कोई वर्ड इसमें? धर्म सुधार आंदोलन हो गया। फिर आगे जो आएगा वाणिज्यवाद के बाद आएगा कि और एक 30 वर्षीय युद्ध होगा 1618 से लेकर 1648 के बीच में, वो भी हम समझेंगे। उसके बाद वेस्टफैलिया की संधि समझेंगे। तब हम मोटा मोटा समझेंगे कि यहाँ तक हमने विश्व इतिहास को बहुत अच्छे समझ लिया। फिर आगे अमेरिका क्रांति, प्रबोधन, ये सब हम पढ़ेंगे। तब हमारे काम की ज़्यादा चीज़ें आएंगी। अभी क्या है, अभी पीछे से हमें चेंज समझनी थी हो क्या रहा था, ठीक है। तो अब एक हेडिंग ये डाल लो कि हमने देखा था, ये क्वेश्चन पीछे ऐसे समझा था ना कि फिर वो क्या कारण रहे जिससे ये 3 संस्थाएं टूटी, ऐसा कुछ लिखा था हमने पीछे। अगर देखोगे हमने लिखा था कि मध्ययुगीन 3 संस्थाएं जब तक ये टूटेंगी नहीं तब तक आधुनिक युग का संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ लिखा था। तो वो कौन से कारण रहते, ठीक है। तो आप लिखोगे ये चीज़, इतना ये वाला, ये जो 2-3 डायग्राम है इसके लिए जगह छोड़ देना, वो डायग्राम बना लेना, थोड़ी सी 1-2 पेज छोड़ दो। उसके बाद के लिखो, ये पेज मतलब साइड छोड़ दो, 2 साइड के आसपास, एक ही ऐसे साइड छोड़ दो है। उसके बाद में लिख लेना नहीं, उसके पीछे एक और, हाँ बस दो साइड छोड़ दो, ताकि अगले पेज से लिखो। वो वाला भी साइड छोड़ दो, वो वाला भी, हाँ उसके आगे से लिखो, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं थोड़ी सी लिखने लायक, इन लोगों ने लिख ली थी, वो छूट जाएंगी। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है, ध्यान रखना। अब हम पहले क्या देखेंगे कि हमने पीछे वो देखा था ना कि एक आर्थिक पक्ष है, ठीक। तो इसमें परिवर्तन होगा, कुछ आर्थिक परिवर्तन होगा। तो ये ध्यान रखना। अब हम आर्थिक परिवर्तन कैसे हो रहा है वो समझेंगे। ज़्यादा है, आप भी लिखोगे ना बाद में देख के। आपको तो लग रहा है कि उतना ही से 2 पेज के छुड़वा दी, 2 साइड कैसे? हाँ, तो इनकी लगभग फेयर ही है, फेयर ही है शायद ये वाली। अच्छा, मुझे लगा रफ कापी पे, आपकी फेयर एक अलग बनी होगी। आप यहाँ पे खाली रफ पे उतारो, बहुत रैंडमली जल्दी उतार लो, और फिर बाद में वीडियो देख के अपने हिसाब से थोड़ी जगह छोड़ देना, एक लाइन आगे, है ना। रफ को भी इतना फेयर की तरह ट्रीट करोगे तो फेयर को किस हिसाब से ट्रीट करोगे। तो अब हम आर्थिक पक्ष को समझेंगे। हमने देखा ना कि आर्थिक परिवर्तन होगा, उसके बाद जो परिवर्तन होंगे, तो पहले हम आर्थिक परिवर्तन को समझेंगे। तो हेडिंग क्या डलेगी? हेडिंग ये डलेगी, चलो इसमें आराम से पहले आदमी बड़ी सी हेडिंग ये डाल लो, आर्थिक परिवर्तन। उसके नीचे डलवा देना, अगर डाल ली होगी ये तो उसके नीचे डलवाएंगे हेडिंग, सब हेडिंग, बड़ी हेडिंग ये डालो, आर्थिक परिवर्तन। लिखो और उसमें लिखो व्यापारिक गति, हेडिंग डालना, हेडिंग अभी व्यापारिक गतिविधियों को प्रेरित करने वाले कारण। बताएं व्यापारिक गतिविधियों को प्रेरित करने वाले कारक। व्यापारिक गतिविधियों को इसी के अंदर है, ये जो आर्थिक परिवर्तन है इसी के अंदर एक हेडिंग डालो। अब ये चीज़ आपको पता है, ध्यान रखना। देखो फिर बार बार इस चीज़ को क्वेश्चन में तौर पर मत लेना। यहाँ देखो हमने ये पीछे देख चुके हैं कि आर्थिक परिवर्तन जो होगा, ये क्या लिखा है, देखो आर्थिक जो परिवर्तन होगा वो आधार माना जाएगा, आधार होगा। इसी के बाद में हमने देखा क्या होगा, मतलब शुरुआत यहाँ से होगी, उसके बाद में कौन सा परिवर्तन होगा? व्यावसायिक परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन, ठीक। सामाजिक परिवर्तन के बाद राजनीतिक, और फिर से ऐसे आर्थिक आ जाएगा। तो ये मोटा मोटा तुमने आर्थिक परिवर्तन लिखा है, इसी में ये भी आ जाएंगे अंदर, क्योंकि ये इसको एक दूसरे को एक कास्केडिंग इफेक्ट पड़ा ना, एक ऐसे रख देते हैं हम, डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। तो इसने इसको गिराया, इसने इसको गिराया, इसने इसको गिराया, ठीक। हालांकि ये बाद वाला फिर से इसको गिरा देगा, इसमें ये चीज़ और चेन घूम के चलेगी, बार बार ये चलेगी,
लेकिन ये क्या है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करेंगे। तो हेडिंग रही व्यापारिक गतिविधियों को प्रेरित करने वाले कारक। अब इसके अंदर हेडिंग बना के, पॉइंट बना के लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। बाद में थोड़ा थोड़ा लाइन छोड़ देना। यानी कि कृषि तकनीकी में सुधार, पहला डॉट डाल लो, कृषि तकनीकी में सुधार। मतलब क्या होगा, कृषि तकनीकी या कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार, ठीक है। कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार। कृषि तकनीकी का मतलब वही होगा कि कृषि में जो तकनीकी है और कृषि क्षेत्र में तकनीकी, बात एक ही है। हमें मोटी मोटी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, बस ये ध्यान रखना। कभी भी में और ये हैं वगैरह, इसके वजह से कोई सेंटेंस तो चेंज होगा, सेंटेंस के आगे पीछे तो शब्द चेंज होंगे, लेकिन उसका मूल भाव चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कृषि तकनीकी में सुधार या कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार, यहाँ नीचे लिखेंगे तो मेस कर लिखेंगे, मतलब ये वाले जो लिखना है बच्चे तो वो लिख लें कृषि तकनीकी में सुधार, और वो ऊपर वाले लिख रहे हैं तो कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार होगा, वही सुधार, ठीक है। आगे पीछे लिखने से मतलब नहीं है, ठीक। हाँ बस ये होता है कि कभी कोई सुंदर अच्छा लगता है बोलने में, कोई सुंदर कम लगेगा मुताबिक। तो कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार या, ठीक है, दोनों मत लिख लेना फिर, या कृषि तकनीकी में सुधार, ये हमारा क्या हो गया, व्यापारिक गतिविधियों को प्रेरित करने वाला पहला कारक हो गया। तो इसी के अंदर या फिर इसी के नीचे बाद में क्या लिख लोगे कि जो व्यापार होने लगे, हमने देखा था कि एक साइड में लिख लो कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। कुस्तुनतुनिया का पतन, क्योंकि ये लिखवाना इतना जरूरी नहीं ना, फिर हम पूरे लिखें कि कैसे करके आधुनिक पश्चिम का शुरुआत हुआ, 3 धर्म युद्ध हुए, उसमें ये जीता वो जीते, खाली समझ में आ गया, बड़ा बड़ा समझ लिया। और 1453 में एक कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ, वो आपको पता है, कुस्तुनतुनिया का पतन होने के बाद उन्होंने जो व्यापारिक मार्ग थे वो अवरुद्ध कर दिए थे, एशिया से कोई भी पश्चिम यूरोप का व्यापार नहीं होने दे रहे थे। ये समझ में आया कुस्तुनतुनिया पर। तो एक कृषि तकनीकी सुधार में हम लोग क्या समझेंगे कि पहले हम देख चुके कृषि अधिशेष की, हमें समझ में आने लगा कृषि अधिशेष क्या। अब कृषि क्षेत्र में कुछ तकनीकी थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगे, तो उसमें क्या कृषि अधिशेष बहुत मिलने लगा, प्रोत्साहन कृषि को बहुत बढ़िया मिलने लगा, तो कृषि से प्रोत्साहन आने लगा, तो मतलब उनका थोड़ा सा खाली समय मिलने लगा, थोड़ा सा व्यापार अच्छे से बढ़ेगा, व्यापार में भी काम मिलेगा। अब क्या है, थोड़ा थोड़ा उपजाऊ जमीन होने लगेगी और लोग भी आने लगेंगे। मतलब ये क्या करेंगे, जब अमेरिका के थोड़े से और अफ्रीका की उपनिवेश बनाएंगे, तो अमेरिका से सोना चांदी वगैरह सब निकालेंगे, और यहाँ से अफ्रीका से वो निकालेंगे, दास वगैरह उठा के ले जाएंगे, तो दासों को सीधे वहाँ से खदाने में लगाएंगे कि भाई यहाँ से सोना चांदी निकालो, और अपना काम करवाया करेंगे कौन लोग, यूरोप के लोग। तो यहाँ पे कृषि तकनीकी में सुधार में ये लिख लो, कृषि अधिशेष अच्छे से बढ़ने लगा, ठीक। तो एक धनाढ्य वर्ग बनने लगेगा, जिसके पास कृषि मतलब वस्तुओं की जो मांग करेगा, पैसे आने लगेंगे, समझो ना, कृषि अधिशेष हो जाएगा, तो उसके पास थोड़ी सी समय मिलेगा और वो अच्छे से अपने बेचेगा सामान, और बाद में भी थोड़ी कम मेहनत करके भी बेच पाएगा। जैसे उसने 10 दिन के लिए उगा लिया, 1 दिन का बेच लिया, थोड़े दिन कुछ स्टोर थोड़ा बहुत कर लिया, अगले दिन फिर बेच दिया, तो अगले दिन कल खेती नहीं करी, ऐसे कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हो। तो उसके पास कुछ समय बचेगा तो कुछ और काम करेंगे वो लोग, ये चीज़ समझ में आ रही। दूसरा पॉइंट बना लो, दूसरा पॉइंट क्या, क्रूसेड। क्रूसेड क्या है, क्रूसेड, हाँ ध्यान रखना, इस धर्म युद्ध से क्या था, 2 फायदे हुए थे। पहले हमने देखा था ना कि ये विध्वंसात्मक घटना थी, ठीक है। घटना कैसी थी, विध्वंसात्मक घटना, इससे रचनात्मक प्रभाव देखे गए, और वो 2 रचनात्मक प्रभाव हो गए। देखो पहला क्या रचनात्मक प्रभाव मिला, मतलब ये ध्यान रखना, ऐसे करके लिख लेना, बाद में इसके आगे जाएंगे या फिर नीचे अपने आप लिख लेना। पहला रचनात्मक प्रभाव क्या हुआ कि वो लोग क्या थे, यहाँ पर मैं देखो ऐसे करके ये वर्ल्ड मैप है, तो ये एशिया वाला इतना एरिया है, यही भारत है, तो ये एशिया एरिया है, और ये यूरोप वाला एरिया है, ठीक। यहीं पे बीच में कुस्तुनतुनिया आएगा जब एशिया जुड़ेगा। तो यहाँ से क्या युद्ध करने के लिए जब यहाँ से जाना पड़ रहा था इन लोगों को, तो युद्ध के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते से जाएंगे, किसी रास्ते से नहीं होंगे तो रास्ते बनाए जाएंगे लड़ने के लिए, तो युद्ध के बाद रास्ते भी कुछ बन गए। तो यहाँ तक मतलब एशिया से, इतने वाले एशिया के हिस्से से व्यापार भी रास्ता होता था। मतलब युद्ध तो करते थे और जो कुछ लोग व्यापारी, इसका मतलब युद्ध का मतलब सब लोग तो युद्ध में नहीं कूदते थे, क्योंकि उन्हें खाना पीना तो भी चाहिए होगा, तो कुछ लोग खाना पीना की व्यवस्था भी करते थे, कुछ लोग अपना व्यापार भी करते थे। युद्ध में युद्ध के सेना लोग होते थे, वही लोग लड़ते थे। तो यहाँ से क्या था, व्यापार का रास्ता भी खुल गया था। एक युद्ध जो हो रहा था क्रूसेड का, एक क्या फ़ायदा मिला कि व्यापारिक मार्ग हमें मिल गए,
ये कौन से? एशिया के लिए, एशिया के लिए व्यापारिक मार्ग। अभी हमें पता है कि ये अमेरिका, ये हमें खोज में नहीं है, अभी हमें इनको पता ही नहीं है हमें कि है भी नहीं है, हमें पता है कि दुनिया इतनी है, ठीक है, तो उन्हें पता ही नहीं से व्यापार करना है। तो एशिया के लिए व्यापारिक मार्ग, ठीक। एक तो रचनात्मक प्रभाव ये हुआ। दूसरा रचनात्मक प्रभाव क्या हुआ कि अब क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया का पतन, यानी कि 1453 में वो, हाँ, कुस्तुनतुनिया, कू करके लिख दे रहा हूँ, का पतन। 1453 में क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। तो जब ये पतन हुआ तो इससे क्या हुआ, इस पतन से नीचे इधर लिख देना, तो इस पतन से क्या हुआ कि अब क्या, उन्होंने यहाँ के रास्ता ब्लॉक ही कर दिया। बोले नहीं, अब तुम्हें इधर से जो एशिया जो व्यापार कर रहे थे, अब तक वो एशिया से व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। अब तक तो यहाँ से जाके एशिया से व्यापार कर रहे थे खूब, लेकिन हमने पढ़ा था कि भाई कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। कुस्तुनतुनिया ही वो एक रास्ता था जो यूरोप को एशिया से जोड़ रहा था, यहीं से निकल के जा रहे थे। अब उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया। किसने ब्लॉक कर दिया? ये हम एक जगह, हाँ, इस्लाम वालों ने। इस्लाम में एक जो बड़ा साम्राज्य था वो ऑटोमन तुर्क, ठीक है, ऑटोमन तुर्क। ये मैं लिखवा दूंगा, चलो अभी एक दो पॉइंट हल्का सा, लेकिन समझ लो, ये इतना डायग्राम चाहे बना लेना। ऑटोमन तुर्क, जैसे हमने देखा था मंगोल और तुर्कों ने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, तो उनकी एक ऑटोमन साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य उभर के आया था उस टाइम में। तो ऑटोमन साम्राज्य ने क्या करा था, कुस्तुनतुनिया को जब पतन कर दिया, हो गया, हरा लिया, तो कुस्तुनतुनिया ने अपना रास्ता आजमा लिया। उसके बाद उनको वहाँ जाने नहीं देते थे यूरोप वाले, क्योंकि यूरोप वाले से तो उनकी लड़ाई थी। तो यहाँ से रास्ता जब ब्लॉक हो गया, तब क्या हुआ कि 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तो इससे रचनात्मक प्रभाव दूसरा क्या हुआ कि वैकल्पिक मार्गों की खोज। वैकल्पिक समझते हैं ना, ऑप्शनल, कि भैया अब तुम यहाँ से नहीं जान दोगे तो वो दूसरा देखेंगे हम। वैकल्पिक मार्गों की खोज, यानी कि जो एक तो युद्ध एक अच्छी चीज़ तो नहीं थी, लेकिन उससे दो फायदे क्या हो गए। एक तो जब युद्ध लड़ने के लिए जाते तो रास्ते बने हुए थे यहाँ से, तो यहीं से व्यापार भी हो जाया करता था। लेकिन फाइनली जब एक युद्ध एंड तक पहुंचा तो कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ तो उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया। बोले अब तो यहीं से तो व्यापार करते थे और हमारी लड़ाई तुमसे, तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे अब इधर। अगर इनसे लड़ाई नहीं होती, दोस्ती होती, तो जाने भी देते। इन्होंने काफ़ी बार ट्राई भी किया क्योंकि हमें जाने दें, लेकिन फिर वही बात है कि लड़ाई लड़ो या फिर अपना राज हमें, या फिर यूरोप को भी ऑटोमन तुर्क कहलाओ कि ऑटोमन साम्राज्य इतना बड़ा हो गया। लेकिन वो लोग, ईसाई लोग भी बहुत टक्कर दे रहे थे क्रूसेड में। मतलब इस्लाम सब लोगों से जीत गया था, हमने पढ़ा था, लेकिन खाली ईसाई से नहीं जीत पाया था। तो उसमें शासक वगैरह थे वहाँ के, तो इसलिए पवित्र रोमन शासक की उन्हें उपाधि दी जाती थी कि भैया तुमने हमारे लिए रक्षा करी है तो हम तुम्हें उपाधि दे रहे हैं इतनी बड़ी। तो ये चीज़ समझ में आई कि अब क्या है, अब वो क्या करेंगे, स्पेन से, पुर्तगाल से, तरह तरह के लोग जो नाविक हैं, जिन्हें थोड़ी सी अभ्यास है इन सब चीज़ों का कि हम नाव कैसे चलाएं, यात्राएं वगैरह कैसे करें, इनका अभ्यास था। तो उनको थोड़े से पैसे वगैरह दिए जाते राजाओं के द्वारा कि भाई ठीक है, आप जाके एशिया तक पहुंचने का रास्ता खोजो कैसे भी करके। हमें तो भाई लत है उस चीज़ की, मसालों वगैरह, रेशम वगैरह की, ठीक है, तो इस चीज़ की हमें लत है, तो हमें वो चाहिए। तो हम ये पता चल गया तो दुनिया गोल है, तो जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ, पता करो यहाँ पहुँचो कैसे करके, एशिया में पहुँचो और एशिया से मसाले सारे जो हमें मांग है उसकी पूर्ति होगी। तो उसी के दौरान हमें टक्कर में आ गया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दोनों टक्कर में आ गए, हमें मिल गए। ये बात समझ में आ रही है? तो ये फ़ायदा हुआ ना, हुआ एक। अब ये फ़ायदा हुआ तभी हमने देखा कि इतना बड़ा चेंज आया कि अभी तक क्या था कि पूरे विश्व में इस्लाम का ही राज हो गया था। मतलब जो 1418वीं सदी तक हम देख रहे हैं, इसके बीच में लगभग इस्लाम की आधिपत्य था, जो कि विश्व तो इतना ही मानते थे अभी तक हम। तो इतने विश्व जब मानते थे, इसमें क्या था कि इस्लाम का ही आधिपत्य बहुत अच्छे जमा हुआ था। लेकिन अब हम देखेंगे जैसे ही इनके हाथ में, यूरोप के हाथ में ये दो द्वीप लग जाएंगे, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जब ये लग जाएंगे तो इसमें क्या है, यहाँ से चांदी वगैरह बहुत मिला, साउथ अमेरिका से खूब चांदी अच्छे से मिला, और यहाँ पर सोना भी मिला, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बहुत अच्छे, आलू वगैरह, तंबाकू वगैरह की खेती बहुत अच्छे से हो जाती थी, और यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। मतलब हमने क्या देखा, यूरोप की भूमि उपजाऊ नहीं थी, तभी वहाँ पे कृषि को ज़बरदस्ती, मतलब दास को पकड़ के और ज़बरदस्ती उनसे कृषि कराई जाती थी कि यहाँ पे खोदो, भूमि करो, सब खेती बहुत अच्छे से, तो बहुत हार्ड होता था बहुत करना। भारत में हमने देखा, भारत की भूमि उपजाऊ थी तो भारत में बहुत आसानी से खेती हो जाती थी। लेकिन यूरोप में क्या था कि कृषि आसानी से नहीं होती, इसलिए ज़बरदस्ती लोगों से कृषि कराई जाती थी। इसलिए यहाँ पर कृषि दास्ता नाम से शब्द चल रहा है। भारत में कृषि दास्ता नहीं थी, ये चीज़ समझना। तो ये जो अमेरिका महाद्वीप थे, इनकी भूमि बहुत उपजाऊ थी। जब इनकी भूमि उपजाऊ थी तो इनके हाथ में लग गया खजाना। अब यहाँ से क्या करते थे, और इसमें भी ये चीज़ देखो कि इसमें ये क्या था, जो यूरोप की बस थोड़ा कह सकते हैं भाग अच्छा है इस चीज़ में। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप ऐसे करके, ठीक, हालांकि थोड़ा सा अलग है, ये यूरोप वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे ऐसे भारत मान लो मोटा मोटा। तो जो यूरोप के लोग हैं, यहाँ से चांदी मोटा मोटा तौर पे, और यहाँ पे सोना और कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब निकालते थे, और यहाँ पे आके ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें क्या करते थे,
यहाँ के लोगों को दास बनाते थे, मतलब यहाँ से लोगों से लेते थे। यहाँ के लोगों को कुछ पता होता था नहीं, बहुत गरीब वर्ग के लोग थे और कोई यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ऐसा तकनीकी तौर पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, ये सब कुछ नहीं था। तो यहाँ से इतनी बुरी तरीके से दासों को मतलब जहाज़ में ठूस के, जहाज में जगह नहीं, ठूस का मतलब होता है ना जबरदस्ती ऐसे घुसे जैसे कपड़े वगैरह ठूसते हैं, ऐसे करके जहाज़ों में भर भर के इंसानों को, उनकी कई बार यहाँ से यहाँ तक जहाज़ से आते आते यहाँ से यहाँ तक मर तक जाते थे कई लोग। देखा जहाज़ में, देखा जब जहाज़ खोला कई लोग दम घुटने के कारण मर जाते थे, ऐसे जबरदस्ती ठूसते थे, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया, बहुत क्रूर तरीके से व्यवहार करते थे। ये इंसान को इंसान नहीं समझते थे, ना तब और ना उस टाइम तक आते थे जब भारत पे भी उन्होंने राज किया तब, और ना अभी भी हम कभी देखते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए ना और कुछ नहीं दिखता है। जैसे यूक्रेन और रसिया से उस टाइम वॉर चल रही है, अपने फ़ायदे में ये लोग लगे हों कि कल कोई रसिया हमें कोई दिक्कत ना पहुँच पाए, क्योंकि हम जो सामंतवाद पढ़ रहे हैं और इसी के आगे टक्कर देने की व्यवस्था की पूंजीवाद। ठीक है, सामंतवाद ये आगे साम्यवाद होगा, ठीक, इसी को समाजवाद बोलेंगे आगे चल के। तो समाजवाद और पूंजीवाद ये दो बड़े हैं। समाजवाद रशिया को, मतलब रशिया समाजवाद के तौर पे चलता है, पूंजीवाद अमेरिका के तौर पे चलता है, अमेरिका में पूंजीवाद है। तो इन दोनों की टक्कर है। तो रशिया को मतलब और यूरोप के देशों को ये लगता है कि रशिया हम पे हावी ना हो जाए, किसी प्रकार से क्रांति वगैरह बड़ी ना हो जाए, तो वो अपने हित के लिए उन लोग यूक्रेन में लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं उस चीज़ की। ठीक है, तो वो अभी भी चलता दिखता है, उनका ये दोगलापन टाइप में दिखता है अभी भी ये बात चल रही थी कि रशिया को, मतलब रशिया से हम लोग तेल खरीदने, हमने बात करी थी, रशिया से हम लोग तेल खरीदे को सस्ता उन्हें देने लगे, तो इन्होंने यूरोप ने मना करा, भारत पर दावा डाला कि भैया आप मत खरीदिए यहाँ से। तो यूरोप एक तरफ तो ये कह रहा है कि आप भारत से तेल ना खरीदिए, मतलब रशिया से तेल ना खरीदें, कच्चा तेल ना खरीदें, आप यहीं पे जो हम यहाँ पे ओपेक नाम की एक संस्था जो तेल निकालती है, वो सब देश मिलकर तेल बेचते हैं, आप उनसे तेल खरीदें। लेकिन भाई रशिया गैस भी बेचता है इन लोग, रशिया गैस देता है यूरोप वालों को, गैस की तो मतलब वहाँ पे यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, नॉर्मल टाइम में भी ठंड रहती है और ठंड में तो बहुत ठंड पड़ती है, तो उन्हें आवश्यकता पड़ती है मतलब अपने घरों में हीटर बहुत बड़े लगाने के लिए, जिससे उनका घर गर्म रहे हमेशा। तो ठंडों में तो जब हमारे यहाँ ठंड रहती है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा उस टाइम ठंड हो जाती है, जब यहाँ पे सूरज की किरणें कम होती हैं, जब सूरज की किरणें कम ज़्यादा होती हैं तो गर्मी के तौर में समर सीजन में यहाँ पर थोड़ी बहुत तब भी ठंड तब भी रहती है। तो उनके पूरे घर में उन्हें आवश्यकता रहती है, हर कमरे में बड़े बड़े हीटर जलाने के लिए, बड़े बड़े मतलब गर्म पूरा घर रहे उनका, तो उन्हें आवश्यकता पड़ती है गैस की। इतना डीजल तो नहीं खपा पाएंगे, तो गैस एक अच्छा साधन है। तो रशिया से गैस पास में आ जाती थी, तो रशिया से गैस खूब लेते हैं, अपने आप तो रशिया से गैस ले पड़े हैं और हमसे मना कर रहे हैं कि रशिया से हम तेल वगैरह ना लें, मतलब रशिया से हम कुछ व्यापार ना करें, अपने आप व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस टाइम फायदा, अगर रशिया से वो गैस बंद हो जाएगी तो ये ठंड में मर जाएंगे ये लोग। और ऐसी ठंड पड़ती है वहाँ पे, बहुत कदर ठंड पड़ती है, अगर आपने गर्माहट नहीं करा गाड़ियाँ तक जम जाती हैं, कई बार गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, ठंडों में हमारी गाड़ी नहीं स्टार्ट होती है, लेकिन वहाँ और ठंड पड़ती है। तो ये हम देखेंगे यूरोप का अभी तक वो चलता आ रहा है कि दोहरी नीति, कि अपने फायदे के लिए कुछ भी। तो क्या करते थे यूरोप वाले लोग, इस महाद्वीप से अलग व्यवहार रखते थे, इस वाले महाद्वीप से अलग व्यवहार रखते थे, यानी कि एक महाद्वीप हो गया अमेरिका महाद्वीप, उसमें नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों आ रहे हैं, एक महाद्वीप हो गया अफ्रीका महाद्वीप, एक मिलेगा जो एशिया महाद्वीप हो गया, इससे अलग तरीके से, ये तीनों तरीके से व्यवहार कर, कि इस पे व्यवहार कैसे कर रहे हैं, इसके लोगों को भी थोड़ा मारा कूटा और इनसे खेती वेती करवाई, और यहाँ के लोगों को तो बिल्कुल बहुत क्रूर तरीके से बहुत व्यवहार करते थे और ज़बरदस्ती ठूसते थे जहाज़ों में, यहाँ से लेके इनको यहाँ ले आया जाता था, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सोना चांदी निकलवाना ऊपर तो नहीं रखा, नहीं खदान करेंगे, खुदाई करेंगे तब वो लोग निकलेंगे, तो यहाँ से दास ले जाते थे, यहाँ पे बिल्कुल बहुत क्रूर तरह के व्यवहार करते थे। यहाँ के लोगों से थोड़ा नरम व्यवहार करा इनके मुताबिक, और तब भी इनके लोगों को भी थोड़ा बहुत ट्रीट गंदे तरीके से करते थे, फिर अपने लोग यहाँ पे बसा दिए। और यहाँ पर क्या थे, एशिया में जब वो आते थे ये लोग, यूरोप वाले लोग, यहाँ पे गलत तरीके से बहुत व्यवहार करते थे इंसानों से, यहाँ पे थोड़ा नरम हुआ, खेती बाड़ी करवाई। यहाँ पर क्या था, एशिया में बहुत मतलब विनम्र होकर आते थे, क्योंकि एशिया में तगड़े तगड़े साम्राज्य थे। ठीक है, अगर हम पढ़ेंगे एशिया में बहुत अच्छे, तो यहाँ पे बिल्कुल एशिया और चीन में बहुत मतलब हाथ जोड़ के ऐसे आते थे कि भाई ठीक है आपके यहाँ पे हमें व्यापार करना है, थोड़ी सी हमें अनुमति दे दे, ऐसे करके आते थे। यहाँ पे अपने रौला दिखाते, यहाँ पे थोड़ा और रौला, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे नरम होते थे। फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पे भी कैसे तोड़ना पड़ेगा, तो फिर बाद में टूटे यहाँ के भी सामने, यहाँ के भी राजा महाराजा थे, उनने देखा कि भैया राजा महाराजा अपने दारू वगैरह में ज़्यादा लिपते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे भी पैठ बनाई, तभी हमारे ऊपर भी राज करके चले गए। लेकिन आए थे बहुत हाथ जोड़ के कि भाई हम हमें अपने राज्य में भी थोड़ा सा हमें व्यापार करने के लिए हमें अनुमति दे दें, ऐसे करके। यानी कि अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग उनकी नीति थी, अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे थे। समझ में आ रही है बात, कि अफ्रीका महाद्वीप में कैसे कर रहे थे, बिल्कुल दासों की तरह बहुत क्रूर तरीके से व्यवहार कर रहे थे, उनको ठूस के ले जाते थे भर के। और अमेरिका महाद्वीप में अलग तरीके से व्यवहार कर रहे थे, और एशिया महाद्वीप में प्रतिवेदक होता मतलब घुटने के बारे, ऐसे बोला चाइना में तो एक राजा था, तो कहता था जब तक घुटना नहीं बोला, घुटना मोड़ के ऐसे नहीं बैठोगे मेरे सामने और नाक थोड़ी नहीं रगड़ोगे, तब तक मैं किसी बाहर की सुनूंगा ही नहीं, किसी व्यक्ति की। तो ऐसे करके वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि किसी एक अंग्रेज लोगों ने ऐसा करा भी था वहाँ पे, लेकिन वो चाह रहे थे कि चीन को भी हम कैसे हिलाएं, तब यहाँ पे भी राज करें। तो चीन से भी थोड़ा बहुत उनका व्यवहार, लेकिन चीन उस टाइम पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था, अब फिर बीच में चीन का भी डाउनफॉल आया।
तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि क्रूसेड हुआ, पहला पॉइंट हुआ कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार या कृषि तकनीकी में सुधार हुआ, क्रूसेड हुआ, रचनात्मक प्रभाव हुआ। तो ये रचनात्मक प्रभाव एक तो ये हो गया कि जब युद्ध लड़ने जाते थे तो व्यापारिक मार्ग भी बन जाते थे। दूसरा क्या देखा था कि 1453 में जब फाइनली ओटोमन तुर्क ने इस पे कब्जा कर लिया, कुछ का पतन हुआ, तो वैकल्पिक मार्गों की खोज हो गई। ये बात समझ में आ रही? ये दो रचनात्मक प्रभाव देखेगा कि पूछ ले सकता है। 1453 ध्यान रखना, 1453 में कुछ। अब तीसरा लिखो कि उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन। तीसरा क्या हो जाएगा? उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन। उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन यानी क्या हमने देखा, ये चीज़ समझ लेना कि ये जो मैं दूसरा वाला पॉइंट बताया है, बोला था, लिख लेना अपने हिसाब से, है ना। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, बस आगे भी सेंटेंस ही जोड़ने हैं। और कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार में भी वही देखना है। उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन में देखो क्या होगा, क्या हमने देखा था कि पहले क्या चल रही थी, गिल्ड प्रणाली, देखा था हमने? नहीं भी देखा तो लिख लो। अब गिल्ड प्रणाली से हम आ जाएंगे, अब किस में? गिल्ड प्रणाली से हम आ जाएंगे पुटिंग आउट पद्धति। पुटिंग आउट पद्धति ये हमने पीछे समझ लिया था, लेकिन यहाँ पे अब लिखोगे पुटिंग आउट पद्धति, या इसको बोलते हैं घरेलू पद्धति। घरेलू पद्धति। वीडियो चल रही है? घरेलू पद्धति। ठीक, ये तो क्या उत्पादन के स्तर पर उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन हुआ कि उत्पादन कैसे हो रहा है। गिल्ड प्रणाली एक बार फिर से समझ लो। गिल्ड प्रणाली का मतलब क्या था कि पहले जो उत्पादन कैसे होते थे मध्यकाल में, कि बहुत सारे शिल्पी मिलकर, बहुत सारे शिल्पकार मिलकर एक जगह पे होते थे, उनसे कुछ बनवाया जाता था। जब वस्तु की मांग होती थी तब उसको बेचा जाता था। मतलब इस टाइम वस्तु की इतनी मांग थी नहीं। अब हमने देखा कि व्यापारिक मार्ग खुल जाएंगे, बहुत सारे व्यापार होने लगेंगे, लोगों के पास थोड़ी बहुत मुद्राएं आने लगी। इसी काल में मुद्रा का भी चलन हो गया था। अभी तो बार्टर सिस्टम चल रहा था, वस्तु से वस्तु विनिमय चल रहा था, लेकिन अब व्यापारिक तो मुद्रा का चलन भी आने लगेगा अपने अपने हिसाब से। तो ये जब व्यापारिक मार्ग खुलने लगे तो लोगों के पास थोड़ा सा पैसे आने लगे, धनाढ्य वर्ग आने लगा, कृषि में भी सुधार होने लगा, यहाँ भी कृषि अधिशेष मिलने लगा, तो लोगों के पास हाथ में थोड़ा सा धन आने लगा, तो धनाढ्य वर्ग एक बनने लगा। तो उसके पास जो धनाढ्य वर्ग कोई अलग से नहीं, पैसे वाला वर्ग, तो पैसे आने लगे तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ गई। कि पैसा है तो इंसान कहीं ना कहीं तो कुछ अपनी वस्तुओं की अलग लालसा दिखाएगा। तो क्या था कि पहले यह था कि शिल्पी मिलके बनाते थे, वस्तुओं की इतनी मांग नहीं थी। अब क्या है कि अब पुटिंग आउट या घरेलू पद्धति का मतलब क्या हो गया, अब घर में अलग अलग रहने लगे शिल्पी। जो रहते थे वैसे रहते थे कि ठीक है अब हम अपना बना रहे हैं, तुम अपना बना रहे हो। तो जिसको जो वस्तु की मांग होती थी वो उस शिल्पकार के पास जाता था कि भैया हमें क्या जूते चाहिए, तो उसके पास पहुंचा और एक एडवांस पेमेंट कर दी, और क्या है फिक्स डेट लगा ली कि इस डेट में हम आ जाएंगे और आपका बच्चा को पैसा दे के अपना प्रोडक्ट हम आपसे उठा लेंगे। तो घर घर जाके, और घर घर का मतलब नहीं हर जूते वाले, जैसे इसका मतलब कि किसी जो जूते वाला है उसके पास गए, कोई कुर्सी वाला उसके पास गए, कोई मेज वाला उसके पास गए, अलग अलग बनाता है, कोई कपड़े वाला रेशम वाले के पास अलग अलग पास गए कि भाई आप हमारे ऐसे काम कर दीजिए। अब सब जगह एक जगह मिल के नहीं, अब अलग अलग हो, घर घर के हिसाब से घरेलू पद्धति बोलेंगे। और आगे हम देखेंगे क्या आगे फैक्ट्री, इसके बाद फैक्ट्रियाँ बनने लगेंगी। जब वस्तु की बहुत और मांग बढ़ जाएगी तो क्या वो लोग अभी पूरा नहीं कर पाया करेंगे। अब इनके पास अभी तो एक व्यक्ति आया जूते बनवाने के लिए, फिर 100 व्यक्ति अचानक से आ गए कि हमें भी जूता चाहिए, हमें भी जूता चाहिए। तब वो कैसे होगा, तब वो चाहेगा कि भैया एक लोग और बढ़ जाए मेरे पास बनाने वाले। फिर बनाना धीरे धीरे जब तकनीकी और सुधार होना तो मशीनें बनने लगी, मशीनें बनने लगेंगी तो जूते बनने की मशीन भी आ जाएगी कि भैया एक बार में खांचा कटा, एक बार में सब कुछ लेस वेस बने ऐसे करके, और उनको जोड़ा जाड़ा करके असेंबल करके बेचने लगे। तो फैक्ट्री प्रणाली इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, वो हम आगे देखेंगे। तो समझ में आया। लेकिन इसको बोलते क्या है, पुटिंग आउट पद्धति को, कि समझ में तो आ गया है क्या, इसको बोलते हैं संक्रमण की अवस्था। संक्रमण की अवस्था ये हमने लिखा, इंग्लिश में ट्रांजिशन लिखा था, संक्रमण की अवस्था यानी कि ट्रांजिशन फेज। और संक्रमण का मतलब होता है कि कोई दो चीज़ें बीच इधर उधर होंगी, उनके बीच की अवस्था है ये ट्रांजिशन फेज। ये हम लिख चुके थे, लेकिन जिन्हें नहीं लिखा वो लिखें कि संक्रमण की अवस्था का मतलब क्या हुआ कि जो पुटिंग आउट पद्धति है, घरेलू पद्धति है, वो गिल्ड प्रणाली, इसको समझो, यानी कि पुटिंग आउट पद्धति या घरेलू पद्धति है, वो गिल्ड प्रणाली और जो फैक्ट्री प्रणाली आएगी उसके बीच की अवस्था है ये, ठीक है ना। यानी कि पुटिंग आउट पद्धति क्या है, जो गिल्ड प्रणाली और उसके बाद एक फैक्ट्री प्रणाली आएगी, फैक्ट्रियाँ बनने जाएंगी। तो जो फैक्ट्री प्रणाली आएगी तो गिल्ड प्रणाली, फैक्ट्री प्रणाली यानी पुटिंग आउट पद्धति क्या है, इन दोनों के बीच की एक अवस्था है, ट्रांजिशन फेज है कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, इसकी वजह से, इसके यहाँ से इससे होते हुए पहुँचे, ट्रांजिशन फेज है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये आर्थिक पक्ष हो गया। इसमें हमने देखा उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन हुआ, अभी उत्पादन हुआ, अब देखेंगे कि क्या वितरण।
अब वितरण भी कैसे देखेंगे, तो वितरण के स्तर पर परिवर्तन क्या हुआ। अब लिखो वितरण के स्तर पर परिवर्तन, वितरण के स्तर पर परिवर्तन। वितरण के स्तर पर परिवर्तन, यानी कि अभी तक क्या था, अभी तक वो खुद जा रहे थे, जिसको वस्तु की मांग है, एक के पास गए, उनसे मांगा, उनको पैसे दिए, उनसे अपने आप उठा लिया जाके। अब क्या है इसमें, इस परिवर्तन में क्या हो जाएगा, बड़ी बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदी में लिखोगे, हिंदी में मतलब जॉइंट को जॉइंट ही लिखो, ऐसे करके जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक, जॉइंट स्टॉक कंपनियाँ बनने लगी, क्योंकि फिर उसको बहुत शुद्ध हिंदी में बहुत वैसा पेचीदा शब्द हो जाएगा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, वितरण के स्तर पर जॉइंट स्टॉक कंपनी बनने लगी। कंपनी का मतलब क्या होने लगा कि भाई अब आप जो सामान बना रहे हो ना सारा, वो हमें दे दो, फिर हम लोगों तक बेचेंगे, ठीक। आप मतलब अब आप क्या हो गया, आप नीचे स्तर पर बनाने लगे, घरेलू से बना के एक जगह उन्हें एक दुकान पर बेच दिया, वो दुकानदार के पास लोग आके ले लेंगे बार बार, यानी कि सबको उनको घर और जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आया, जॉइंट स्टॉक कंपनी का विकास हुआ, जॉइंट स्टॉक कंपनी का विकास। ये कंपनियां क्या करती थी, इनको थोड़ा संसाधन वगैरह भी चाहिए कि भाई अपनी कंपनी बनाने लिए थोड़ा पैसा वगैरह चाहिए, तो उसके लिए क्या शेयर जारी भी कर देती थी, मतलब संसाधन के लिए, संसाधन में रिसोर्सेज के लिए कि भाई हमें यहाँ पे कमरा बनाना है, यहाँ पे स्टूल कुर्सी लगानी है, यहाँ पे लोग बनाने हैं, तो उसके लिए थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, और तो संसाधन के लिए शेयर जारी करते थे। ये शेयर वगैरह तो पता है ना, ये सब कुछ शेयर जारी करते, मतलब शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब है कोई कंपनी अपना कुछ हिस्सा बाजार में दे देती है, जैसे और लोग खरीद लेंगे, आपने हमारी कंपनी में 100 रुपये लगा दिए, तो हमें 100 रुपये मिल गया, अभी हम अपनी कंपनी में लगा रहे हैं, और उसके बाद में अगर हमारी कंपनी कुछ फ़ायदा होगा तो उसी अनुपात में आपको उसके पैसे दिए जाएंगे, घाटा होगा तो आप भी झेलेंगे एक हिसाब से घाटा, ठीक है। ये चीज़ बात होती है। तो शेयर का मतलब ऐसे तो बहुत अलग, शेयर मार्केट बहुत बड़े टर्म है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड में पढ़ा जा सकता है, लेकिन मोटा मोटा तो समझो कि आपने हमारी कंपनी में थोड़ा पैसा लगा दिया, हमें ज़रूरत थी ये कंपनी खोलने की, तो हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, हमारे पास 20,000 रुपये हैं, तो 10,000 आपसे ले लिए, 10,000 आपसे लिए, ऐसे करें मेरे पास 1 लाख भी हो गए, और कल को जब हमारे पास फ़ायदा होगा तो आपको भी उसी हिसाब से आपको भी फ़ायदा मिलेगा कंपनी का, और घाटा होगा तो घाटा भी झेलना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें ऐसे करके होती हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का विकास हुआ वितरण की पद्धति में। उत्पादन के स्तर पर देखा हमने, गिल्ड प्रणाली से हम लोग पढ़ गए थे, पुटिंग आउट बोलते हैं उसको, घरेलू पद्धति बोलते हैं, और वितरण के स्तर पर हमने देखा कि जॉइंट स्टॉक कंपनियों का विकास होने लगा, ठीक। और इसी में एक आगे और लिख लो, मतलब इसी अगला पॉइंट बना लो चाहे, मुद्रा और बैंकिंग का विकास, मुद्रा और बैंकिंग का विकास, ठीक, मुद्रा और बैंकिंग का विकास। और ये जो कंपनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक, कंपनियाँ हैं जो, ये क्या करती थी, राजा महाराजा से थोड़ा सा आदेश भी मांगती थी कि भाई हम तो यहाँ पे तो बेच रहे हैं, हम जरा आगे जाके बेच लें, दूसरे राज्य में जाके, दूसरे साम्राज्य में जाके ऐसे बेच लें, ठीक। तो राजा उनको कई बार अनुमति देते थे, तो राजा अनुमति देते थे, उस अनुमति को क्या बोलते थे, चार्टर पेपर एक होता था, उस पर साइन कर देते राजा कि ठीक है हम आपको अनुमति देते हैं कि आप जाके उधर भी व्यापार कर सकते हो, कोई रोका टाकी नहीं होगी, कल को कोई वहाँ पर बात होगी तो हम आपसे, हम जिम्मेदार, हम भी उसको देखेंगे, हम भी लड़ेंगे, मतलब बिना बताए हमें चले जाओगे, वहाँ पे कोई बात हो गई तो उस राज्य से हम कैसे युद्ध लड़ेंगे, तब तक आपने हमें नहीं बताया, तो हम पहले आपको पनिशमेंट करेंगे, बाद में युद्ध तो लड़ेंगे, लेकिन इसलिए आप हमें बता के कहीं जाके व्यापार करना चाह रहे हो तो बताओ। तो ये कंपनियाँ क्या करती थी, इनको चार्टेड कंपनी भी बोलने लगे, चार्टेड कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हैं, चार्टेड कंपनी, ठीक है। इन कंपनी को चार्टेड कंपनी बोलते थे, यानी चार्टर जो होता था एक पत्र होता था, ठीक, चार्टर पत्र है एक प्रकार का, एक पत्र है, उस पर राजाओं से साइन करवा लिए कि अब ये कंपनी चार्टेड, जो कंपनी चार्टेड कंपनी कहलाएगी वो दूसरी जगह भी जाके व्यापार कर लेगी, उसी में हल्का से चार्टेड कंपनी लग लो, ब्रैकेट लगा के। चार्टेड का मतलब मैं समझा दिया, पहले कंपनी अभी तो अपनी लोकल लेवल में बेच रही थी, आप लिख रहे हो भाई, ठीक, बड़े ऐश लग रही, बहुत आराम से बैठे हो। तो चार्टेड कहिया कह रहे हो कि हमें क्या मतलब, ये लोग मतलब है ये पढ़े, हम तो खाली बस ऐसे सुन रहे हैं, अभी तो हम छोटे क्लास में हैं। चार्टेड कंपनी, चार्टर पर मतलब एक पत्र होता था, उसको चार्टर पेपर बोलते थे, उस पर साइन करवा लिए, उस पर दस्तखत ले लिए अपने साम्राज्य के,
और भाई दूसरे साम्राज्य में भी जाके व्यापार करने लगे। उसी की जो अपनी यहाँ कंपनियाँ आई हैं, जो भारत में आई कंपनियाँ, ठीक है, जो ब्रिटिश की जो कंपनियाँ आई हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो चार्टेड कंपनी थी, ठीक है। वो अपने साइन करा लाई वहाँ से, रानी से, क्वीन विक्टोरिया से वहाँ साइन करा लाई। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाके इंडिया में भी व्यापार करो, वैसे कोई अलग बात होगी इंडिया में रोज या कुछ होगा तो हम देखेंगे, बाकी आप व्यापार करने की हमारी तरफ से स्वतंत्र तो वहाँ पे जाके व्यापार करो। तो वहाँ पे आधिकारिक तौर पर उन्होंने दिखाया कि भाई हमें चार्टेड पत्र पे साइन मिले, हम यहाँ पे व्यापार करने, अब आपसे अनुमति चाह रहे हैं, आप भी अनुमति दे दो तो हम बीच में कर लें, उधर से तो हम मिल गई, आप भी दे दो। तो कोई देता कोई नहीं देता, फिर उन्हें लड़ झगड़ के फिर धीरे धीरे आपको पता ही, हम असलियत पढ़ेंगे जब भारत में आएंगे तो उनकी खूब असलियत पढ़ेंगे। जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि हम तो खाली व्यापार करने के लिए आए थे, फिर हमने देखा यहाँ पे लोग इतने बेकार हैं, सब भी लोग हैं, तो हमने सोचा कि इनको सही भी कर दें लाओ। तो सही करने के चक्कर में हमें उनको राज करना पड़ा, तो हमें उनको सही करने बनाने के चक्कर में उन पर कंट्रोल रखना पड़ा, लेकिन हम पहले से ही बहुत सभ्य थे। तो वो सीधे देखेंगे, बात करेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो ये पहला हमने क्या देखा था, व्यापारिक गतिविधि कैसे बढ़ी, कि कृषि तकनीकों में सुधार हुआ। दूसरा देख के बताएंगे, दूसरा क्या था, पॉइंट क्या लिखा था, कृषि तकनीक सुधार, दूसरा पॉइंट क्या लिखा, क्रूसेड। क्रूसेड लिखा, उसमें दो रचनात्मक प्रभाव देखे कि भाई एक जब युद्ध के लिए जो वो लोग जाते थे तो उसमें देखा कि व्यापारिक मार्ग भी खुल गए। हाँ, और दूसरा ये था कि जब फाइनली जब एंड हो रहा है युद्ध का, तो कुस्तुनतुनिया का जो पतन हुआ, उस कुस्तुनतुनिया के पतन में हमें एक फ़ायदा क्या मिला कि हमने वैकल्पिक मार्ग भी खोजने लगे। उस वैकल्पिक मार्ग के खोजने के दौरान हमें अमेरिका वगैरह ऐसे मिलने लगे। इस चीज़ समझ में आ रही है सब बातें। उसी में एक चीज़ लिखवा दें कि वैकल्पिक मार्ग में थोड़ा सा एक लिख लो कि फ़ायदा होगा, लिखो ऐसे हेडिंग इतनी डाल लेना। हेडिंग क्या बनाओगे, वैकल्पिक मार्ग बना लो। तो इस पर समझ लेना वैकल्पिक मार्ग से कि किसने क्या क्या खोजा, वो आइडिया लगा लो। तो ये वैकल्पिक मार्ग में समझ लेना कि मोटा मोटा आइडिया। वैकल्पिक मार्ग पीछे की पृष्ठभूमि आपको पता है, बैकग्राउंड में आपको पता ही है कि कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। क्या बोल रहा है, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तो कुस्तुनतुनिया का पतन से क्या हुआ कि वैकल्पिक मार्ग खोजे गए जो इधर के लिए। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका ऊपर वाला हिस्सा है, उसके नीचे क्या है, साउथ अमेरिका है, ठीक। तो इसमें एक यहाँ पे लिख लो कि 1492 में कोलंबस के, अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना कि ये इटली वासी थे, इटली वासी, ठीक है, इटली के नागरिक थे, लेकिन इनको भेजा किसने था, स्पेन ने। ठीक है, मतलब इटली के बाद पैसा इटली का रख क्यों चक्कर में पड़ो, कहाँ ढूंढो, मत जाओ इधर, ठीक है। तो स्पेन पे गए, स्पेन के लोगों ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, वैकल्पिक मार्ग की खोज करो, हमें तो भाई जो सब सामान व्यापार करना है एशिया से। तो ये मदद किसने दी थी, स्पेन ने। ये ध्यान रखना, स्पेन की तरफ से गए थे, लेकिन हैं इटली वासी कोलंबस। जो 1492 में कोलंबस ने किसकी करी, अमेरिकी महाद्वीप तक का वैकल्पिक मार्ग मिला 1492 में कोलंबस के द्वारा। अमेरिकी महाद्वीप का वैकल्पिक मार्ग, अमेरिकी महाद्वीप का वैकल्पिक मार्ग, ठीक है, के द्वारा अमेरिकी महाद्वीप का वैकल्पिक मार्ग। मतलब मैं राइटिंग और अच्छी लिख सकता हूँ जल्दी जल्दी, आप लोग तो बोल ही रहा हूँ, बोल बोल के लिख ही लो। जहाँ कुछ समझ में ना आए किसी और उसकी स्पेलिंग नहीं आ रही हो तो फिर बता दें, तो लिख भी देंगे बढ़िया करके साफ करके। 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिकी महाद्वीप का वैकल्पिक मार्ग, ठीक। अब खोजा गया, वो सब लिखना जरूरी है, वो तो समझ में आ जाएगा। 1498 में लिख लो वास्को डिगामा द्वारा। वास्को डिगामा कहाँ के थे पता कुछ, पुर्तगाल। तो ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाली, पोर्टुगीज़ इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके आगे लिखो 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा कहाँ का वैकल्पिक मार्ग, भारत का वैकल्पिक मार्ग, ठीक है। हालांकि एशिया बोलेंगे, एशिया महाद्वीप का वैकल्पिक मार्ग। अगर एशिया महाद्वीप लिखना चाहो तो वो लिख लो, लेकिन डायरेक्टली भारत में आते और भारत एशिया में ही आता है, तो आप समझ लोगे मोटा मोटा। इतने समझदार वो मुझे लग रहा, ठीक है। ये हो गया वैकल्पिक मार्ग।
अब मैं बोल दे रहा हूँ आगे। आगे बोले, ब्रिटेन लिख लो, ब्रिटेन ब्रिटेन। अब ऐसे एक देश लिख लो यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे ये ब्रिटेन लिखा, ब्रिटेन, उसके आगे डैश मार के लिख लो कि अमेरिकी महाद्वीप पर 13 उपनिवेश, अमेरिकी महाद्वीप पर 13 उपनिवेश, 13 उपनिवेश। उपनिवेश का मोटा मोटा मतलब समझो। उपनिवेश का मतलब होता है कि हमारा एक देश है, वो है, राज्य है हमारा जाकर, उसके बाद भी हमने कोई दूसरे राज्य पे कब्जा कर लिया, वो हमारा उपनिवेश कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अमेरिकी महाद्वीप पे 13 उपनिवेश। और अमेरिकी महाद्वीप में कौन से, जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पर, तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के यहाँ के आसपास 13 महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, ऊपर कनाडा है, यहाँ कनाडा है, तो उसके नीचे जो उत्तरी अमेरिका है उसमें अमेरिका वाला हिस्सा है, उसमें यहाँ पे 13 उपनिवेश इन्होंने। तो अमेरिकी महाद्वीप मोटा मोटा लिख लो, क्योंकि लिखना चाहो तो उत्तरी संघ में लिख लोगे तो आपको याद रहेगा, इतने डिटेल में कोई पूछेगा नहीं। लेकिन अमेरिकी महाद्वीप पर 13 उपनिवेश ब्रिटेन के हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? और उसके बाद लिखो कनाडा पर, कनाडा यहाँ लिखो, तो कनाडा पर फ्रांस, तो ये कनाडा है, यहाँ पे फ्रांस पहुँच गया। ये बात समझ में आ रही है? अब क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि फ्रांस भी तो इधर कूदा हुआ कि हम भी कोई बगल में, हम भी फ्रांस की तरफ से भी लोग निकले, स्पेन की तरफ से भी निकले, पुर्तगाल की तरफ से, ब्रिटेन के सब लोग निकले। तो ब्रिटेन के ने 13 पे यहाँ पे कब्जा लिया, कनाडा में फ्रांस ने कब्जा कर लिया। ठीक है, पुर्तगाल ने यहाँ, पुर्तगाल का मेन फोकस तो एशिया पे रहा था कि हमें एशिया से ही बस व्यापार करना है, हमें कोई मतलब नहीं है इधर उधर से। लेकिन फिर भी उनके धोखे में संयोग बस उनको यहाँ पे कब्जा हो गया। तो एक जगह साउथ अमेरिका बोलने के चलो ये भी हमारे अंडर में आ जा रहा है, लेकिन उनका मेन काम था, उन्हें मेन काम उधरी से था। इसलिए हम देखेंगे कि पुर्तगीज बहुत ज़्यादा हाथ नहीं लगा पाए यहाँ पर। तो ब्रिटेन ने 13 उपनिवेश हो गए। अब फ्रांस ने कर लिया कनाडा पे, ये ध्यान रखना, कल पूछ लेंगे। और पुर्तगाल ने ब्राज़ील पर कब्जा। तो पुर्तगाल देश के आगे डैश मार के ब्राज़ील लिख लो। ब्राज़ील कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका में, यहाँ पे बहुत बड़ा देश। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी, ब्राज़ील की राजधानी ब्रसेलिया। ठीक है, BRASILS करके, तो ध्यान रखना ब्राज़ील की राजधानी ऐसे। तो राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राजधानियाँ वगैरह भी याद करते रहेंगे देश। अब जैसे ये देश पढ़ रहे हैं तो इन देशों की राजधानियाँ याद होनी चाहिए। ठीक, लिखा। पुर्तगीज का क्या हो गया? ब्राज़ील। ठीक है, बाकी इनका मेन काम क्या था? एशिया पे कब्जा करना। ठीक है, और ये चीज़ वो बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली सुन लो, समझ लो। ये समझ में आया कि यहाँ से चांदी वगैरह ज़्यादा मिलती थी। ठीक है, बस वैकल्पिक मार्ग के तौर पर हमने बता दिया कि कौन कौन देश अपने हाथ लगा रहे थे। तो एशिया जो पुर्तगाल वाले लोग हैं उन, अब मिल जैसे कनाडा में, उसके हिसाब से यहाँ पे तो उतना मतलब उपज नहीं है। लेकिन क्या था कि बस उन्होंने कहा कि हम जब यहाँ तक पहुँचे तो देखा जाएगा आगे जब पढ़ेंगे तो कोई कनाडा का इतना बड़ा वैसा रोल नहीं था वहाँ पे। तो कोई ज़्यादातर उत्तर अमेरिका का ये वाला हिस्सा, अमेरिका वाला हिस्सा, बाकी ब्राज़ील ऊपर के देश है, वेनेजुएला वगैरह, यहाँ ऊपर के देश लैटिन अमेरिका के देश हैं, इन पे थोड़ा सा चांदी वगैरह ज़्यादा अच्छे मिल रहा था। लेकिन कब्जे के तौर पर उन्होंने कहा इतना एरिया हमारे कब्जे में सही, ऐसे बस था कि ये हमारा उपनिवेश भी, हमारा भी जगह वहाँ पड़ी है। ठीक है, तो इनकी जगह यहाँ से यूरोप से आके तो इनकी भी एक जगह, तो यहाँ फ्रांस हो गया। ये 13 उपनिवेश, 13 34 लिखा है, वो नहीं है, ये उपनिवेश है। ठीक है, ऐसे करके 13 है, 13 उपनिवेश ब्रिटेन के। और ये हो गया, यहाँ पर पुर्तगीज़ आ गए। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर लैटिन अमेरिका के यहाँ पर भी कब्जा था इनका, जो इटली, कोलंबस है ना, कोलंबस यहाँ तक भी आ गया था। कोलंबस तो मेन यहाँ पर ही आ गया। तो इटली, लैटिन अमेरिका में भी बहुत सारा कब्जा कर लिया था कोलंबस ने। तो और कोलंबस को किसने भेजा? स्पेन ने। तो स्पेन का कब्जा कहाँ रहेगा? ये ध्यान रखना, यहाँ पर लैटिन अमेरिका, ये लिख लो, लैटिन अमेरिका, स्पेन। या स्पेन लिखो तो लैटिन अमेरिका लिख लो। पहले देश लिख रहे हो ना, तो पहले यहाँ स्पेन लिख लो, डैश लगा के लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका हम बता चुके हैं ना, अमेरिका के नीचे वाला हिस्सा स्पेन, लैटिन अमेरिका। और ये क्यों लैटिन में आया? तो वो कोलंबस था, कोलंबस तो इटली वासी था, लेकिन भेजा किसने था? स्पेन ने। तो कब्जा किसका होगा? स्पेन का ही होगा। एक आगे हेडिंग और डाल लो, क्योंकि वो भूल जाओगे बाद में। लेकिन बस इससे ये याद रहेगा कि यूरोप का जो वो कैसे करके नीतियाँ बदलती हैं, उनका चरित्र कैसा है,
मतलब अपने लिए कैसे हैं और दूसरों के लिए कैसे हैं। तो हेडिंग डालोगे क्या, विभिन्न महाद्वीपों में, विभिन्न महाद्वीपों में, हेडिंग डालो विभिन्न महाद्वीपों में कंपनी की नीति, विभिन्न महाद्वीपों में कंपनी की नीति, विभिन्न महाद्वीपों में कंपनी की नीति, नीति मतलब पॉलिसी, कंपनी अलग अलग महाद्वीप में कैसे कैसे व्यवहार करती थी। ठीक, तो नंबर ए या नंबर 1 डाल लो, अमेरिकी महाद्वीप, अमेरिकी महाद्वीप हेडिंग डाल लोगे तो अमेरिकी महाद्वीप में कंपनी की नीति कैसी थी, विभिन्न महाद्वीपों में कंपनी की नीति। तो नंबर ए या नंबर 1 जो भी लिखो, पहला अमेरिकी महाद्वीप लिखोगे, उसके अंदर तेजी से एक बार लिख दो आक्रामक रुख, आक्रामक रुख। क्या लिखोगे, आक्रामक रुख, समझते हो ना, मतलब बहुत ही गुस्से में वहां पे बात कर। हालांकि देखो जो कोलंबस यहाँ पे आया था ना, मैं लिखवा आक्रामक, हिंदी पे थोड़ा गौर करो है ना, या तो बहुत बड़ी अंग्रेज बन जाओ। आक्रामक रुख, आक्रामक लोग गुस्सैली प्रवृत्ति, बहुत ईमानदारी से आराम से बात नहीं कर रहे थे, नरम तौर पर नरम स्वभाव नहीं था। जैसे क्या था, जो कोलंबस आया था, कोलंबस यहाँ तक आया, वो सोचा था कि मैं भारत की खोज करूंगा, भारत तक का वैकल्पिक मार्ग देखूंगा, भारत तक का वैकल्पिक मार्ग देखूंगा, ऐसे करके आया था। और हमने ये भी बात करी थी कि वो क्या था कि वो इसी सदमे में चला गया, उसको यही गलतफहमी थी कि हमने भैया भारत का मार्ग खोज लिया, वो यहाँ पर आ गया था। हाँ, आक्रामक को भी समझा देंगे, बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सब लिखोगे बहुत समय हो जाएगा। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली ये समझना कि जब वर्तमान में यूरोप की हम नीति पढ़ेंगे तो हमें समझाएगा कि अच्छा पहले जब यूरोप की इसका व्यवहार ऐसा था तो अब क्यों नहीं होगा। तो कोलंबस में क्या था, कोलंबस को लगा था, गलतफहमी ये थी कि हमने भारत का वैकल्पिक मार्ग खोज लिया है, ये बताया, वो इसी सदमे में इसी गलतफहमी रहा। और यहाँ के लोग थोड़े से ना, उनका थोड़ा सा स्किन टोन भारत के मुताबिक स्किन टोन उनका कैसा था, थोड़ा डार्क था। तो जो यहाँ के लोग थे, अमेरिका के लोग थे, उनको रेड इंडियंस कहा जाता था। रेड जो होता है ना, रेड इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में ए की मात्रा आती नहीं, तो रेड करके लिखते हैं। रेड का मतलब ऐसे, रेड तो ये होता है रेड, ठीक है, तो ध्यान रखना है रेड, लेकिन हिंदी जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे इंडियंस, ये चीज़ें भी समझते रहना, रेड इंडियंस, ठीक, यानी क्या है रेड इंडियंस। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो रेड ऐसे बोलेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, रेड इंडियंस। यानी कि बाद में क्या बोला गया, इनको रेड इंडियंस बोला गया कि इंडिया की तरह तो लग तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका वहाँ थोड़ा स्किन टोन थोड़ा वैसा होता था, इनका स्किन टोन थोड़ा डार्क है, तो उसको इनको रेड इंडियंस बोले, लाल लाल करके थोड़ा सा मैरून टाइप में, जो सांवला कलर हम लोग बोलते हैं तो वैसा, तो इसलिए बोलने लगे रेड इंडियंस। इनको संज्ञा दी जाने लगी किनको, लैटिन अमेरिका या अमेरिका वाले लोगों को। तो उसको ये गलतफहमी रहती थी, तो इन्हीं के जो रेड इंडियंस हैं, इन पर ही आक्रामक रुख रहता था यूरोप के लोग। जो यूरोप के लोग यहाँ से आते थे तो बहुत आक्रामक रूप से इनसे व्यवहार करते थे, बहुत प्यार से व्यवहार नहीं करते थे, तो इनको हटा के इनको सब करते करते फिर अपने आप स्थापित जब हो गए, तब हम देखते हैं आज यहाँ पे गोरे गोरे लोग रह रहे हैं, तो देख रहे हैं ऐसे उनके हिसाब से, ठीक है, जो वाइट स्टोन टोन है, बिल्कुल श्वेत लोग हैं। तो यहाँ पे वो पहले ऐसे नहीं थे, यहाँ के जो मूल निवासी थे वो ऐसे थे, रेड इंडियंस थे, लेकिन उनको बस खदेड़ा वगैरह गया और कब्जा कर लिया गया अपना। तो आज देखते हैं श्वेत लोग यहाँ पे, वाइट पीपल लोग रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि आक्रामक रुख लिखा हमने अमेरिकी महाद्वीप में, तो आक्रामक रुख मतलब अमेरिकी महाद्वीप के लोगों से बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करना, फिर बाद में अपने लोग बच गए तो अब अच्छे से व्यवहार करते हैं। तो पहले के लिए हो गया आक्रामक रुख। दूसरा महाद्वीप लिखोगे अफ्रीका महाद्वीप लिखो, दूसरा महाद्वीप लिखोगे अफ्रीका महाद्वीप। लिखा, उसमें लिखो बहुत ही घिनौने रूप से, मतलब घिनौने रूप से व्यवहार करना। उसी के आगे घिनौने रूप से व्यवहार करना के नीचे वाले लाइन वाले का डैश मार के लिखोगे जहाज़ों में दासों को ठूस कर भरना। तो इससे सब ध्यान आ जाएगा, जहाज़ों में दासों को ठूस कर भरना, जहाज़ों में दासों को ठूस कर भरना। ठूस लिख लोगे, नहीं लोगे, ठूस बोलते तो खूब हो गए, ठूस ठूस कर खा लिया, ये सब ठूस कर भरना, ठीक है।
जहाज़ों में ठूस कर भरते थे अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप तो यहाँ पे अगर ये अमेरिका महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप में ढाल, और यहाँ से अमेरिका महाद्वीप लाया जाता है ठूस ठूस कर भर के कि यहाँ पे अमेरिका महाद्वीप में वही सब सोने चांदी निकलवाना है और फिर वहाँ पे उसकी वस्तु वस्तुएँ बना के यहाँ पे एशिया महाद्वीप से व्यापार करना है। तो उसके दौरान मैंने देखा कई लोग मर भी जाते थे दम घुटने के कारण। तो हो गया दूसरा महाद्वीप। अब तीसरा महाद्वीप क्या हुआ? एशिया महाद्वीप। एशिया में भारत और चीन आएंगे। एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप के आगे डैश लगा के लिख लो। भारत एवं चीन के दरबार में प्रतिवेदक की तरह, प्रतिवेदक, भारत एवं चीन के दरबार में प्रतिवेदक की तरह, ठीक। प्रतिवेदक बोला हाथ जोड़ के कि भाई ऐसे करके, जब तक यहाँ पे साम्राज्य हैं बड़े बड़े तो इनसे भी हाथ जोड़ के बात करो, जनता तो यहाँ बची नहीं, ये तो हमें अच्छे कहाँ से पीट पाट देंगे लोग। प्रतिवेदक की तरह भारत एवं चीन के दरबार में प्रतिवेदक, यानी कि 3 महाद्वीप में तीनों अलग अलग नीतियाँ रही कंपनी की, ठीक है। समझ में आ गया कि यानी कि जहाँ पे उनके जैसे हित टकरा रहे थे, जैसे उनके जहाँ पर हित थे वो वैसा ही व्यवहार कर रहे थे। यहाँ पर रेड इंडियंस थे, यहाँ पर कोई तरह किसी प्रकार का साम्राज्य, संगठित साम्राज्य नहीं था, तो उन पर वैसे व्यवहार करा। यहाँ पे और ज़्यादा ढीले लोग थे अफ्रीका में, तो उनको बिल्कुल दासों कितने घिनौने रूप से दासों ठूस के वस्तु ठूस के ऐसे यूज़ करने लगे। हाँ साम्राज्य थे भारत एवं चीन में, बड़े बड़े साम्राज्य थे। भारत एवं साम्राज्य में बड़े बड़े साम्राज्य, भारत एवं चीन में बड़े बड़े साम्राज्य थे, तो इस वजह से वहाँ पर क्या था, प्रतिवेदक की तरह जाते थे। ये बात समझ में आई आपको? और वो वाले पीछे प्रतिवेदक हाथ जोड़ के ऐसे बहुत विनम्र होके, ठीक है, प्रतिवेदक बहुत हाथ जोड़ के विनम्र होके भाई करने की हम आपके राज्य में कुछ व्यापार कर लें, बाद में जब कब्जा कर लेंगे तो पूछा पाछी नहीं होगी, तो आपको नहीं करने देंगे व्यापार, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? और इन्होंने प्रतीक्षा करी तब तक कि जब तक यहाँ साम्राज्य टूटे ना, तब तक हम भाई यहाँ पे कैसे व्यापार कर पाएंगे। और वो यहाँ पर लैटिन अमेरिका, यहाँ पर भी मैक्सिको, हमने बताया था मैक्सिको के अमेरिका के जस्ट नीचे, यूएसए के नीचे, वहाँ पे एक एज़टेक नाम से सभ्यता चल रही थी और इंका सभ्यता चल रही थी ब्राज़ील के आसपास ये सब एरिया में। तो यहाँ की सभ्यताएं भी नष्ट कर दी क्योंकि उनके पास उतने तकनीकी विकास नहीं थे, इनके पास तकनीकी विकास धीरे धीरे होने लगे थे, ठीक, हथियारबंद भी चीज़ें आने लगी थी, तो उन्होंने वहाँ पे सभ्यताओं की भी उस हिसाब से। लेकिन हमारे टाइम में एशिया में भारत और चीन में बहुत अच्छे अच्छे संगठित साम्राज्य बहुत बढ़िया थे जो युद्ध कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे बहुत डर डर के आए थे और इन्होंने कैसे न कैसे करके कोई नीति अपनाई कि कैसे करके कोलैप्स करें इनको, कैसे करके ढाएं साम्राज्य को, ताकि हम अपने व्यापार का वर्चस्व यहाँ पर हावी बना पाएँ। ये चीज़ समझ में आ रही है? भूलना नहीं है, हालांकि ये चीज़ें उतनी काम की नहीं, लेकिन अभी जब वर्तमान में यूरोप पढ़ेंगे तब हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा कि कैसे करके यहाँ पर इन्होंने, अब इनकी नीति जब पहले पुरानी ऐसी थी तो अब भी नीति ऐसी ही रहेगी। तो जब वर्तमान को हम देखेंगे कोई भी यूरोप में कुछ भी चेंज हो रहा है तो हम समझेंगे कि इनके पीछे का उद्देश्य क्या है। कि अपने देश में इनके, अमेरिका में कुछ भी होता है, अमेरिका के देश में कुछ भी अगर होगा तो वो उसको दबा देंगे, भारत में कुछ भी अगर बात होती है तो उसको बहुत उछाल के दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें उनकी एक दोगली नीति है, वो हम लोग अब इसी हिसाब से पढ़ते रहेंगे। क्योंकि अमेरिका का मतलब क्या हुआ कि अमेरिका का मतलब ये लोग तो बस आ गए, यूरोप के लोग जो आए यहाँ पर, अब यहाँ के लोगों तो राइट इंडियंस को तो हटा दिया, अब वही लोग यूरोप के लोग धीरे धीरे बसने लगे, 13 अपने में ब्रिटेन के लोग आगे बसने लगे, तो उन्हीं के आगे फैमिली वगैरह चलने लगे और इनसे इनके जुड़े संबंध रहते हैं। तभी देखते हैं अमेरिका और यूरोप के कितने आपस में संबंध जुड़े रहते हैं। तो फ्रांस वगैरह ये सब लोग एक दूसरे को, एक 5 आइस नाम के हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे आगे, 5 आइस, ठीक है। ये 5 फिंगर में देखा, चीन का वाला देखा था, ठीक है, चीन को 5 फिंगर चाहिए, तो हमने कौन कौन सी बताई थी? एक सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उधर तक चले जाएंगे, लेकिन हाँ ऐसे करके जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ठीक है, ये ऐसे कर नीचे बढ़ते चलाओ, उत्तराखंड, नेपाल, ये नेपाल वाला एरिया, फिर सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया, पूरा मिला के उसे 5 उंगलियाँ दिखती थी। लेकिन ये बता रहे हैं ये यूरोप के समझो 5 आइस, ये 5 देश हैं, पता करना कौन कौन से, सर्च मारना 5 आइस कौन कौन से, जैसे एक दो बता दो, जैसे यूएसए तो उसमें होगा ही होगा, ठीक है, एक यूएसए देश है, और 2 और बता देना, चलो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक, NZ लिख दे रहे हैं उसे, न्यूजीलैंड। 2 और पता करो कौन कौन से हैं, ठीक है, 2 देश और बहुत पास के, पता कर लोगे, सर्च मारोगे तो ये याद रहेगा कि 5 आइस मतलब ये क्या है कि पूरे वर्ल्ड पे, अभी सर्च में थोड़ा आराम से मार लेना, पूरे वर्ल्ड पे अभी चीज़ें छूट जाएंगी, कुछ पूरे वर्ल्ड पे निगाह रखते हैं अपनी, कुछ भी हो रहा हो, और अपने ये 5 देश अपनी नीति एक जैसी बना के चलते हैं कि ये कुछ बोलेगा तो इस, और यूएसए ही सबसे इसमें मेन लीडर है, यूएसए कुछ बोलेगा इन सबको मानते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ऐसे कर, उसके अलावा नहीं बोल सकते ये लोग। तो ये इस हिसाब से इनका पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अपने आप एक हैं और अपने दोगलापन सब जगह दिखाते हैं, ये हम लोग बाद में आगे बात करेंगे। तो ये चीज़ समझ में आई इतनी सी। इसके बाद में एक उत्पादन समझ में आ गया, वितरण समझ में आ गया,
ठीक है। और हमने देखा कि भाई वो धर्म सुधार आंदोलन पर हम बढ़ेंगे अब। तो ये चीज़ें हमने देखा कि व्यापारिक गतिविधियों के कारण जब मिला तब हम देखेंगे व्यापारिक गति में आर्थिक थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। अब वो समाज में कैसे परिवर्तन आएगा, हम समाज की तरफ पढ़ रहे हैं। आर्थिक परिवर्तन की हेडिंग डली थी पहले, आर्थिक परिवर्तन। अब उसके बाद डालो सामाजिक परिवर्तन, बड़ी सी एक टाइप में हेडिंग डालना सामाजिक परिवर्तन। वो सब ने वही लिखा था कि व्यापारिक गतिविधि कारण कृषि में तकनीक तो धनाढ़ वर्ग एक बनेगा, तो वही सब हुआ कि उसमें भी पैसा वगैरह आएगा। और जब व्यापारिक मार्ग खुलेंगे और व्यापारिक वैकल्पिक मार्ग खुलेंगे तो सब एक तरीके से ये सब पैसे वाली अर्थ की बात हो रही है, इसलिए वो सब आर्थिक परिवर्तन में आ जाएगा। अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ। तब सामाजिक परिवर्तन समय कितना हो गया है वैसे, 2 चलो 2-3 चीज़ और लिख लो, उसके बाद छोड़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन लिखा तो इसमें एक हेडिंग देखेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ, आगे समझ लेना। जो सामाजिक परिवर्तन में क्या होगा, समाज के तौर पे क्या परिवर्तन होगा वो चीज़ समझो। नहीं लिख पाओगे तो कल रिवाइज तो करेंगे, तो फिर समझ लेंगे। यानी कि पहला इसमें जो पॉइंट बनेगा एक सामंतवाद का पतन। जो अभी तक सामंतवाद चला आ रहा था उसका पतन होगा अब, ठीक। ये सामंतवाद ऐसे तो डायग्राम बना के छोड़ दो, कलम देंगे। सामंतवाद का पतन, सामाजिक परिवर्तन। दूसरा क्या लिखोगे, पूंजीवाद का उद्भव। पूंजीवाद का लिख दूं मैं या आप लोग लिखोगे? दूसरे में लिखो पूंजीवाद का उद्भव, कि पूंजीवाद बन के आएगा इसमें। पूंजीवाद का उद्भव, कल इसी डायग्राम से शुरू करेंगे। फिर तीसरा हो गया पूंजीवाद का उद्भव। अब जो राजतंत्र, अभी राजा नाम बात कर रहा है गया था ना, अब राजा उसका उत्थान होगा, यानी कि यूरोपीय राजतंत्र का उत्थान। यूरोपीय राजतंत्र का उत्थान, ठीक, ये हो गया। और क्या लिख सकते हैं, ये हो गया सामंतवाद का पतन, पूंजीवाद का उद्भव। और एक और लिख लो आगे, मध्य वर्ग, मध्य वर्ग का विकास। मध्य वर्ग का विकास पता तो सब आपको है फिलहाल। इसमें सब चीज़ सामंतवाद का, सामंतवाद जो है, जो सामंतवाद की विशेषता वगैरह लिखी थी वो सब हट जाएंगे अब। तो पतन, तो सामंतवाद जब हटेगा तो उसकी जगह कौन ले लेगा, पूंजीवाद। तो पूंजीवाद आ गया। अब वो हम तुलना करेंगे कि पूंजीवाद क्या है। और जब राजा नाम बात कर रह गया था, अब राजा भी, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल हुआ करेगा, तो राजा का उत्थान हो गया। और फिर हमने देखा ये सब होगा, व्यापार होगा, तो उसमें एक नया वर्ग बनेगा, तो मध्य वर्ग का विकास हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएंगी। और इसी के बाद हम पुनर्जागरण, वैसे हम आज पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन पढ़ने वाले थे, तो समय की बात है थोड़ा, क्योंकि लंबा निकल जाएगा, शुरू करेंगे तो बहुत लंबा निकल जाएगा, फिर चेन टूट जाएगी। ऐसे सामाजिक परिवर्तन, फिर हम इसी सामाजिक परिवर्तन में आगे एक और लिख लो कि मध्य वर्ग हुआ, समाज में ही आ जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। इसी चाहे यहाँ लिख लो, आगे बनाना आगे के लिए, ठीक है, तो जाएगा समझ में आएगा। धर्म सुधार आंदोलन लिख लो, पहले पुनर्जागरण लिख लेना, उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन लिखना। पुनर्जागरण, और इसी के नीचे या पुनर्जागरण के नीचे लिख लो धर्म सुधार आंदोलन। ये दोनों साथ साथ में चल रहे थे ना, धर्म सुधार आंदोलन। ये दोनों साथ में चले थे, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण की स्पेलिंग हम लोग लिख चुके हैं, रेनेसां भी बोलते हैं, कई जगह रेनेसां अगर लिखा मिल जाए तो समझ लेना। हिंदी में रेनेसां वैसे लिखेंगे, ठीक है, रेनेसां। और रेनेसां की स्पेलिंग अगर इंग्लिश में लिखा मिल जाए, लिखना चाह रहे हो या कहीं पे लिखी हो तो उसको पढ़ लेना। कहीं अखबार वगैरह में कुछ पढ़ या न्यूज़ वगैरह में, सोशल मीडिया में पढ़ो तो RENAISSA, फिर क्या थी, NCE, चेक कर लेने एक बार। रेनेसां की स्पेलिंग यही कि RENAI, ठीक है, SSANCE, तो रेनेसां। बाकी हम आगे देखेंगे। ये धर्म सुधार आंदोलन हो गया, वो सब हो गया, फिर आगे हम देखेंगे कि कैसे 30 वर्षीय युद्ध हुआ, वेस्टफैलिया से ट्रीटी हुई, ठीक है। ये ध्यान रखना, सामंतवाद का पतन हमें पहले पता होना, सामंतवाद में जो चीज़ थी उसका पतन होगा, वो हटेगा, फिर यूरोपीय समाज का, ये पूंजीवाद का उद्भव होगा, उसकी जगह सामंतवाद की जगह ले लेगा पूंजीवाद। और यूरोपीय राजा नाम मात्र का था, अब राजा भी अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा, किसके साथ मिलके, मध्य वर्ग के साथ मिलके, मध्य वर्ग उनकी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन आगे हम देखेंगे कि आगे देखेंगे इन्हीं के फिर बाद में कट्टी हो जाएगी, दुश्मनी इसलिए हो जाएगी क्योंकि राजा कैसे इनको सह लेगा। लेकिन अभी क्या था
इन दोनों का दुश्मन एक ही था। इन दोनों का दुश्मन क्या था हम जो आज कल समझेंगे। यूरोपीय राजा का दुश्मन का था कुलीनवर्ग था। कैसे था बताओ, कुलीनवर्ग कैसे था? हाँ, कि राजा और जो राजा है और जो प्रजा है, इसके बीच में ये तीन जो लोग आ गए थे ना, लॉर्ड बैरन नाइट, यही सामंत होते थे, यही कुलीनवर्ग बन गए। तो ये राजा अभी तक राजा रोला था, अब ये लोग आ गए, राजा को लग रहा मैं तो ना मत कम रहेगा, तो राजा कह रहा है ये कैसे ना कैसे हटे भाई, ताकि मैं राजा प्रजा पे सीधा संबंध में अपना बच्चा चढ़ा पाऊँ। तो राजा को भी इनसे कोई दिक्कत थी। और मध्य वर्ग तो थी, मध्य वर्ग जरा सा हल्के पास उनका पैसा आया था, तो वो भी चाह रहे थे कि हमारे पास भी पैसा तो हमारे हिसाब से भी कुछ चीज़ें चलें, लेकिन सब चीज़ें इनके हिसाब से चल रही थी, ये चर्च से जुड़े हुए थे। तो कुलीन वर्ग और राजा को भी चर्च से भी दिक्कत थी, ठीक थी ना, चर्च व्यवस्था जो थी इससे भी दिक्कत थी राजा को। चर्च व्यवस्था का मतलब क्या कि जो पोप लोग थे वो इन पे जो चाहते थे कि हमारे हिसाब से पूरा साम्राज्य चले। हाँ, आडंबर वगैरह वो सब चीज़ें थी, आडंबर वगैरह, लेकिन ये क्या चाह रहे थे, पूरा साम्राज्य हमारे हिसाब से चले, हम कुछ कह दें उसी का राजा पालन करे, वही राजा प्रजा पे लगवाए। राजा तब के क्या कहते थे कि मेरे हिसाब से चले, तुम भी मेरे अंदर चलो, तो ये इसको अंडर में लेना चाह रहे थे। लेकिन अभी तक क्या पोप ऊपर था ना, देखा था पोप क्या करता था, सॉरी पोप क्या करता था, मतलब मृत्युदंड दे देते थे किसी को भी, वो कोई भी हो, चाहे वो राजा भी हो चाहे कैसा भी, अगर उसने धर्म के खिलाफ कुछ बोला है तो वो सीधे मृत्युदंड उसे मिलेगा। तो कुलीन वर्ग और चर्च व्यवस्था के खिलाफ थे ये। मध्य वर्ग को भी दिक्कत थी, मध्य वर्ग को भी दिक्कत थी चर्च व्यवस्था से कि भैया ये तो ज़्यादा हम पे रूल लगा रहे हैं। चर्च व्यवस्था क्या कहती थी कि आपको मुनाफा नहीं कमाना, ब्याज वगैरह ये सब नहीं कमाना है कहते थे, और आपको वही शादी वाली ये सब बताते, ऐसे जोर नहीं करना, ये सब करना, और वो कि पृथ्वी वाला सिस्टम बताया, जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड बता रहे थे। तो ये लोग क्या नए नए लोग उभर रहे थे, इनको सब कुछ ये जम नहीं रहा था, तो इसलिए इनसे भी दुश्मनी थी इनकी एक तरीके, ये भी चाह रहे थे हटे। तो इसीलिए ये दोनों हो गए एक, इनमें हो गई फ्रेंडशिप। बाद में देखेंगे जब ये फ्रेंडशिप हो जाएगी, जब वाणिज्य विवाद आ जाएगा, हमने देखा था फिर बढ़ते बढ़ते आगे नीचे हमने देखा कि धर्म स्वराज आंदोलन ने लिखा, व्यावसायिक क्रांति लिखी थी, उसके नीचे हमने लिखा था वाणिज्य विवाद लिखा था। तो ये सब व्यावसायिक क्रांति होगी किन की वजह से, मध्य वर्ग की वजह से। उसके बाद जब इन दोनों में दोस्ती होकर व्यावसायिक क्रांति हो जाएगी, तब क्या ये अपना राजा अपना हाथ में सब कुछ ले लेगा, तब उसको बोलेंगे वाणिज्यवाद। जब राजा के हाथ में सब कुछ आ जाएगा, मर्केंटलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, तो वाणिज्यवाद आ जाएगा, वो हम सब देखेंगे। जब वाणिज्यवाद आ जाएगा तो फिर मध्य वर्ग को लगेगा कि अरे हमने तो बहुत गलत को एक हो गया, हमें तो ये बहुत ज़्यादा निचोड़ रहे हैं, अब तो ये ज़्यादा हम पे आले पर जमा रहे हैं। तब आगे देखेंगे 18वीं सदी के बाद में इन लोगों की भी टूट जाएगा, ठीक। तब ये इनके मेन दुश्मन हो जाएंगे कि भैया इनको राजा को हटाएं, तब राजतंत्र टिके, तब प्रजातंत्र आएगा, ठीक है। तब लोकतंत्र प्रजातंत्र वाली चीज़ आएंगी, क्या भाई इनको भी काम करने, इन्हें बहुत अच्छा तैयार कर लिए। लुई 14वें, लुई 16 ऐसे पढ़ेंगे, लुई नाम फ्रांस में, लुई 14वें, लुई 16 ऐसे पढ़ेंगे, हेनरी सप्तम, हेनरी अष्टम, ऐसे राजाओं के नाम है सप्तम अष्टम, तो लुई 14वें वगैरह। तो लुई एक नाम के राजा हो गए, बहुत फेमस हो गए, तो उन्हीं के नाम पर आ गए हम लुई, फिर लुई प्रथम, लुई द्वितीय, तृतीय, चौथे, 14 तो 16 तक आ गए। तो लुई 14वें, लुई 16वें ऐसे लोग यहाँ के उस टाइम के आसपास वो आए थे। हेनरी सप्तम, हेनरी अष्टम ऐसे राजा बने हुए थे। तो इन लोगों के अब दुश्मन हो जाएंगे, इन लोगों को हटाएंगे, तभी हम देखेंगे जब फ्रांस की क्रांति होगी तो राजा को एक तरीके से फांसी भी दे दी जाएगी, भैया इनको हटाओ, इन्होंने बहुत अत्याचार कर लिया हम पे। 14वीं से 18वीं सदी में यहाँ पर इस्लाम का वर्चस्व हमने देख लिया, इस्लाम पूरे लेवल वर्ल्ड में फैला हुआ था। फिर हम देखेंगे 18वीं से 20वीं सदी तक, अब आगे 200 सालों तक फिर यूरोप का राज हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उन्हें जगह जगह पूरे वर्ल्ड मैप गायब, तो पूरी जगह वर्ल्ड मैप है ना, तो यूरोप क्या है यहाँ पे है, तो अमेरिकी महाद्वीप पे देखा हमने, फिर एशिया महाद्वीप पे भी कब्जा देखेंगे, अब हमारे ऊपर कब्जा करेंगे, तो एशिया महाद्वीप में जगह जगह, इंडोनेशिया ये सब, श्रीलंका, अफ्रीका महाद्वीप में भी, मतलब पूरे विश्व में इनके उपनिवेश बन जाए। उपनिवेश का मतलब समझ रहे हो कि अपना राज्य है जो है, उस राज्य को छोड़ दे, तुम्हारा कहीं दूसरे राज्य में कब्जा है तो वो तुम्हारा उपनिवेश कहलाएगा, ठीक है। तो उपनिवेश को यहाँ पे उपनिवेश, तो देखेंगे कि यूरोप पूरे विश्व में यूरोप का राज हो जाएगा। तो 18वीं से 20वीं सदी आने वाले उस टाइम फिर इनकी दुश्मनी होगी, फिर ये लोग नए नए मध्य वर्ग होंगे। अब क्या आएगा, मध्य वर्ग क्या करेगा, फिर मध्य वर्ग इनको तोड़ने के लिए किसका सहारा ले लेगा, जन सामान्य का, जो प्रजा है जो इसके भी नीचे है, इनका सहारा ले लेगा कि भाई आओ हमसे मिल जाओ, क्योंकि ये कम है जनसंख्या में, कम रहे बच्चे, लेकिन जन सामान्य जो है वो जनसंख्या में ज़्यादा है सबसे नीचे, क्योंकि इन कुछ ही लोगों के तो पास पैसा है, सब थोड़े पैसे बन गए, और कुलीन वर्ग भी थोड़े उनके पास ज़्यादा पैसा था, लेकिन ये जनसंख्या में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इनका कोई पैसा वगैरह नहीं था, पैसे की तौर पर शक्ति नहीं थी, लेकिन मानस तौर पर बहुत शक्ति थी। तो इनसे अब दोस्ती करेंगे कि इनको हटाएं, तो एक मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे कि चलो ठीक है इनसे दोस्ती कर लेना, इनको हटाएंगे, तब फिर देखेंगे कि इनका ये खून चूसने लगेंगे, तब इन दोनों में हो जाएगी फिर टक्कर बाद में। ऐसे ही ऐसी दुनिया चल रही है कि भाई इसको हटाने के लिए हम मिल जा रहे हैं, फिर आपस में अब ये अगर इनका मन अच्छा होता तो इनको साथ में हमेशा लेके चलते, लेकिन जब इनको हटा के प्रजातंत्र आ गया, तो प्रजातंत्र में क्या किया, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा ये सांसद वगैरह कौन बनेगा, तो ये चाह रहे हैं हमारे वर्ग के लोग आए, तो ये चाह रहे हैं भैया जब हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ी है,
तो हमारे के भी कुछ यहाँ के ऊपर जाने चाहिए, वो बैठने चाहिए सरकार में। लेकिन ये कह रहे ना, सरकार में बैठेंगे कौन, हमारे ही वर्ग के लोग बैठेंगे। और वोट भी कौन डालेगा कि हमारे वर्ग के डालेंगे, तुम्हारे में वोट डालेंगे जिनके पास बहुत संपत्ति है, या तो बहुत बड़े वाले हैं, तो उसमें किसी एक आध के पास होती थी, या फिर उसमें महिलाओं को तो कभी अधिकार नहीं था वोट डालने का। और कुछ वयस्क लोगों को अधिकार ऐसे दिया गया था, कुछ चुनिंदा लोगों को, मतलब सामान्य सब लोगों को अधिकार नहीं था, क्योंकि वोट डाल के फिर यही लोग जीतते, इनके वर्ग के जीतते, इनके कोई जीतता ही नहीं। तो इसलिए वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया इनको। और यहाँ पे जो सरकार बनेगी उसमें बैठने का नहीं अधिकार दिया। तो फिर ये क्रांति अलग से करेंगे कि भैया हम इनके खिलाफ क्रांति करेंगे। तो फिर धीरे धीरे देखते आएंगे कि भैया अब कैसे यूएसए में भी स्थिति होगी, सब जनता के सब लोग वोट डाल रहे हैं, और हमारे भारत में सब लोग, हमारे भारत में सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले क्रांति जब हुई तो जब वोट डालने का मतदान अधिकार आया तो सबको एक साथ आया, उसमें महिलाएं भी एक साथ डालेंगे और पुरुष भी एक साथ डालेंगे। मतलब एक एज निश्चित कर दी, पहले 21 साल तक एज थी, फिर उसको घटा के 18 साल तक एक कर दिया। और 18 साल का कोई व्यक्ति ऊपर है, चाहे महिला पुरुष कैसा व्यक्ति है, ट्रांसजेंडर, वो सब वो वोट डाल सकता है, उसका अधिकार है। पहले 21 साल एज थी। लेकिन क्या था अमेरिका में, क्या था, जो अमेरिका महाद्वीप है उस महाद्वीप में क्या था, पहले क्रांति इस चक्कर में कि पहले हमें वोट, मतलब राजा को हटा के पहले वोट सिस्टम लेके आए। तो वोट सिस्टम लेके आए तो उसमें एक क्रांति वोट सिस्टम लाने के लिए कि वोट डाल के राजा चुना जाए और सरकार चुनी जाए। दूसरी क्रांति इस वजह से हुई कि महिलाओं को भी वोट डालने दिया जाए, यानी कि उसके करीबन कई सालों बाद, कई सालों तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था अमेरिका के। यानी कि अमेरिका जो इतना सभ्य बनता है अपने आप लगे, हम पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं, दुनिया को हम ही चला रहे हैं, तो उनके यहाँ भी बहुत लेट महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। जबकि भारत जैसे जैसे आज़ाद हुआ, तुरंत जैसे आज़ाद हुआ तो तुरंत ही महिलाओं को भी अधिकार हो गया था वोट डालने का सबको। और अमेरिका में आज़ाद होने के बाद कई सौ सालों बाद महिलाओं को अधिकार मिला था, उन्हें उनकी क्रांति करनी पड़ी महिलाओं को कि भैया हमें भी अधिकार दो वोट डालने का, हमारा भी एक रोल होगा। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ये चीज़ समझ रहा है कि इसकी इससे दुश्मनी है। अभी क्या थे जब इस्लाम से लड़ाई चल रही थी तो इन दोनों की दोस्ती थी, यूरोप की और चर्च की दोस्ती थी। पहले यूरोप की चर्च नहीं दोस्ती, जब इस्लाम आ गया तो यूरोप ने चर्च में दोस्ती कर ली कि ठीक है, तो उन्हें पवित्र रोमन शासक बना दिया। अब जब वो हट गए, इस्लाम वाले चले गए, उन्हें वैकल्पिक मार्ग होगा, उन्हें मतलब नहीं था, तो इन्होंने अपना आधिपत्य बना लिया। अब इनको नीचे अपने अंडर में लिया है, पोप को अपने अंडर में लिया है। फिर क्या है, अब ये दोनों जुड़ के अंडर में लिया है। फिर ये सब समझ में आ रहा है ना कि आपस में ऐसे चलता रहेगा, ये समझते रहना चेन। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कल, ये रिवाइज कर लेना, चीज़ें ज़्यादा पॉइंट में हो गई, एक बार ये लेक्चर देख लेना, ठीक है।